हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक सिंगल। वेलकम यू ऑल टू द प्लेटफॉर्म ऑफ एडू प्रेपरेटर। तो दोस्तों, ये होने वाली है वीडियो सीयूटी 2022 में जो जनरल टेस्ट आया था उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उसको हम करने वाले हैं इस क्लास में कवर। तो एक एक करके हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। बहुत ज्यादा थॉरो डिस्कशन नहीं होगा। जो क्वेश्चंस में टाइम लगेगा उसको हम लोग देखेंगे अच्छे से। सबसे पहले यहाँ पर बात हो रही है हरनाज संधू। तो हरनाज संधू क्या बनी थी इसमें? मिस वर्ल्ड, मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स या मिस अर्थ? बनी 2021 में ही थी, ये समझ में आ रहा है। तो दिसंबर 2021 में ये मैडम मिस यूनिवर्स बनी थी। नाम है इनका हरनाज संधू। इसके बाद सेकंड करंट आपके पास सेकंड इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर आता है कि इफ ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज रिड्यूस बाय 50%, जो कि मेरा क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 जो पूछता है, हु इज द फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस? यहां पर सीडीएस पूछ रहा है वो आपसे। तो इंडिया का पहला सीडीएस कौन था? ऑफ कोर्स जनरल बिपिन रावत, जिनकी मृत्यु यहां पर जो हेलीकॉप्टर क्रैश है उसमें होती है। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जीटी का क्वेश्चन जीएस में जो था वो था नीरज चोपड़ा जो है इसमें से कौन सी इवेंट के साथ कनेक्टेड है? ऑफ कोर्स नीरज चोपड़ा जो है यहाँ पर वो जेवलिन थ्रो के साथ कनेक्टेड है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था नबार्ड की फुल फॉर्म क्या है? बेटा यहाँ पे थोड़ा सा मिस टाइप हो गया है, वो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। रूरल डेवलपमेंट है, ये नबार्ड है। अगर हम नबार्ड की बात करते हैं तो ये एग्रीकल्चर के लिए लोन, रूरल डेवलपमेंट के लिए चीजें, ये सब चीजें करने में ये काम आता है। इसके बाद हम चलते हैं 14 क्वेश्चन की तरफ, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्रीमेटोरियम्स है एक तरफ और दूसरी तरफ है उनकी यहाँ पे लिस्ट। अगर हम बेटा हम एकता स्थल की बात करते हैं तो एकता एकता स्थल यहाँ पर ज्ञानी जैल सिंह जी की समाधि को बोलते हैं। विजय घाट की बात करते हैं तो विजय घाट यहाँ पे राजीव गांधी जी की समाधि को बोलते हैं। वीर भूमि जो है, वीर भूमि सॉरी, विजय घाट जो है वो लाल बहादुर जी, लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि को यहाँ पर कहा जाता है, लाल बहादुर शास्त्री जी। वीर भूमि जो है वो विजय घाट को यहाँ पर बोलते हैं। और अगर हम शांति वन की बात करते हैं तो शांति वन यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है उनकी समाधि को कहा जाता है। तो ये 4321 जो है ये है आपका एक सीरीज, और 4321 जो है वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है, जिसमें बी थोड़ा सा मिस टाइप है। बी के आगे ऑप्शन नंबर 3 लगा देना यहाँ पर आप। ठीक है, तो जो विजय घाट है वो ऑफ कोर्स यहाँ पे जो समाधि है, मतलब विजय घाट, वो यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री जी की है। इसके बाद आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों का जीएस में जनरल टेस्ट में जो है वो है क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19, which is saying which of the following standing committee of parliament has no member from राज्यसभा? पहली बात तो मैं आपको बता दूं स्टैंडिंग कमिटीज क्या होती हैं। पार्लियामेंट की दो तरह की कमिटीज होती हैं, एडहॉक और स्टैंडिंग। एडहॉक कमिटीज वो होती हैं जिनको जरूरत पड़ने पर बनाया जाता है। स्टैंडिंग कमिटीज वो होती हैं जो परमानेंट होती है। इसमें दोस्तों एस्टिमेट्स कमेटी जो है ये पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी है, जिसमें टोटल मिला के 30 मेंबर्स होते हैं और सारे के सारे मेंबर्स लोकसभा के होते हैं। इसका काम होता है बजट में जो आप लोग देते हैं ना कि हम इतना पैसा खर्च कर देंगे पूरे साल भर में, तो बजट आप सही दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, ये उसके ऊपर एस्टिमेट्स कमेटी बैठती है। इसके बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का गोल है 100% जीईआर को अचीव करना। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 100% होना चाहिए। कब कब तक इंडिया में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है वो 100% होने की अपेक्षा वो यहां पर बोल रहा है। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो होता क्या है। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो होता है कि एक स्पेसिफिक लेवल पर बच्चों का पार्टिसिपेशन कितना है एक स्पेसिफिक एज ग्रुप में। तो रिगार्डलेस ऑफ द एज इंडिया में एक स्पेसिफिक लेवल ऑफ एजुकेशन में कितने बच्चे आते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ एनरोलमेंट कितना है टू द टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन। एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं तो उसको आप लोग ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कहते हैं। यहाँ पर एज को नहीं आप लोग मतलब जो एज है वो मैटर नहीं करता यहाँ पर, तो मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ एज है। तो 2030 तक हमारा एक टारगेट है कि 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हम लोग कवर कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डेट वर्ल्ड एनवायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड एनवायरमेंट डे जो सेलिब्रेट होता है वो 5 जून को सेलिब्रेट होता है फ्रेंड्स। तो एक दिन तो देखो आएगा ही आएगा। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छा है
ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट सैलिनिटी इन द वर्ल्ड। हमको पता है जॉर्डन के पास है डेड सी। डेड सी को लोएस्ट पॉइंट भी बोलते हैं हम लोग, लोएस्ट पॉइंट ऑफ एशिया। तो डेड सी लोएस्ट पॉइंट ऑफ एशिया भी है। और लोएस्ट पॉइंट ऑफ एशिया के साथ अगर मैं इसकी सैलिनिटी की बात करता हूं तो 33.7% सैलिनिटी है, जो कि हाईएस्ट है अमंग एनी वाटर बॉडी इन द वर्ल्ड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछ रहा है विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट। आपको पता है ना, 0 to 1 के बीच में यहाँ पर कंट्रीज को रैंक दिया जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट। कमेंट सेक्शन पर मुझे आपको कमेंट करके बताना है मेरे को। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि अगर किसी कंट्री की रैंक 0 आती है तो इसका क्या मतलब है, या किसी कंट्री की रैंक 1 आती है तो उसका क्या मतलब है। 0 नेगेटिव है या 1 नेगेटिव है, ये आप बताएंगे। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट यूएनडीपी बनाता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, पेनिसिलियम क्या है। ऑफ कोर्स पेनिसिलियम एक फंगी है, यहां पर एल्गे नहीं है। ऑप्शन नंबर सी को यहां पर आप फंगी कर दीजिएगा, या बी को आप फंगी कर देना। तो पेनिसिलियम एक फंगी है। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंट्रीब्यूशन और डिफरेंट सोर्सेज टू जीडीपी। इंडिया की जीडीपी में आप सभी को पता है 3 सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन है, एग्रीकल्चर, उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर में आ गया आपके पास इंडस्ट्री, और फिर टर्शरी सेक्टर में आ गया सर्विस। इंडिया की जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है सर्विस सेक्टर का, सेकेंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन है इंडस्ट्री का, और 17.8% के आसपास कंट्रीब्यूशन आता है एग्रीकल्चर का। उसके बाद भी हम लोग डेवलप नहीं है ना। इसके बाद 33rd क्वेश्चन अच्छा है। 33rd क्वेश्चन आपसे पूछता है मैच द फॉलोइंग। यहां पर बेटा यूक्रेन की कैपिटल है कीव। ये तो खैर आपको पता ही होगा, यूक्रेन की कैपिटल कीव है, तो ए का तो आंसर 1 हो गया। श्रीलंका की 2 कैपिटल है। श्रीलंका की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल कोई और है और कमर्शियल कैपिटल कोई और है, तो कोलंबो श्रीलंका की कमर्शियल कैपिटल है। ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल श्री जयवर्धने पुराकोट्टे है। टर्की की कैपिटल अंकारा है, और पोलैंड की कैपिटल है वॉर्सो। तो यहां पर मुझे मेरे ऑप्शंस मिल गए 1342, 1342, 1342। सी का 4 यहाँ पे थोड़ा सा, 42 ऑप्शन ए बी सी 1 सी, थोड़ा ये थोड़ा सा रिप्लेस कर देना प्लीज। सी को 4 कर देना यहाँ पर, और डी को 2 कर देना, तब जाकर ये ठीक होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। थोड़ा सा मिस टाइप हो गया है ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्स मस्ट बी पास्ड बाय ईच हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट सेपरेटली। इसमें से ऐसा कौन सा बिल है जो लोकसभा राज्यसभा को दोनों को सेपरेटली पास करना पड़ेगा, जॉइंट सिटिंग नहीं है। जॉइंट सिटिंग का मतलब क्या है कि दोनों हाउस के मेंबर एक साथ बैठकर उस बिल पर वोटिंग नहीं कर सकते हैं। बेटा जॉइंट सिटिंग जिस बिल पर नहीं है वो तो नहीं है, किसी पर भी नहीं है, मनी बिल पर भी नहीं होती है। बट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल बहुत इंपॉर्टेंट बिल है जिसको सेपरेटली पास करना जरूरी है। आर्टिकल नंबर 368 में इसकी बात कही गई है ना। उसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बोलता है हिल स्टेशन पर बॉइलिंग पॉइंट जो है वाटर का वो क्या होगा। बेटा आपको बता दूं, हिल स्टेशन बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना, ये मेरी बात हमेशा याद रखना, बॉइलिंग पॉइंट किसी भी चीज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो हमको पता है जब हम लोग हिल्स पर जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, तो ऑफ कोर्स किसी भी चीज का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। जब हम हिल से उतरते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाता है, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो सी लेवल पर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होता है, तो वहां पे बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। हिल स्टेशन पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, तो वहां पे बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो ऑफकोर्स यहाँ पे ऑप्शन होगा लेस देन द सी लेवल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 41। ये भी मैच द फॉलोइंग है। इसमें आता है ब्रह्मो समाज किसने बनाया था। ब्रह्मो समाज जिसने सती प्रथा के लिए आवाज उठाई थी, राजा राम मोहन रॉय, ऑप्शन नंबर 3। सत्य शोधक समाज, यहाँ पे ज्योतिबा फूले बहुत इंपॉर्टेंट है सत्य शोधक समाज के लिए। यंग बंगाल मूवमेंट, यहाँ पे डेरिजियो चलाते हैं। डेरिजियो जो कि द हिंदू कॉलेज के प्रोफेसर होते हैं, और वो वहां पे पढ़ने वाले बच्चों को बोलते हैं कि आप विमेन एजुकेशन, विमेन राइट्स की डिमांड क्यों नहीं करते। और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ऑफ कोर्स गोपाल कृष्ण गोखले, बस यही बचता है। ठीक है जी।
तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं 3 4 1 2। 3 4 1 2 में आपके पास आता है ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 42। आरबीआई का हेडक्वार्टर्स कहां पर है? ऑफ कोर्स आरबीआई का हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। 1935 में आरबीआई बना था, तो 35 से 37 तक तो हेडक्वार्टर कोलकाता था, कोलकाता। और 1937 से लेकर टिल प्रेजेंट, आज तक हेडक्वार्टर मुंबई में ही है। तो इस चीज को याद करना है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच इज 43। वो पूछता है 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन कौन है? अभी तो 16 फाइनेंस कमीशन आ गई है, जिसके चेयरपर्सन आपके हो गए, मेरे दिमाग से निकल रहा है। 16 फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन नीति आयोग के भी बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर रह चुके हैं। तो 16 फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन इज, हाँ, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। तो 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन है यहाँ पर डॉक्टर एनके सिंह। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 भी जीटी का ही है। वो बोल रहे हैं हेडक्वार्टर्स, डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? और रिसेंटली अभी डब्ल्यूएचओ से जिस कंट्री ने एग्जिट लिया है, अगर आप करंट अफेयर्स मेरे सुनते हैं एडू प्रेपरेटर पर, तो वो अमेरिका है। अमेरिका, यूएसए ने डब्ल्यूएचओ से अपने आप को बाहर निकाल दिया है। और अमेरिका के बाद नेक्स्ट कंट्री है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने भी खुद को डब्ल्यूएचओ से बाहर निकाल लिया है। डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर जिनेवा सिटी स्विट्जरलैंड में है। और आपको मुझे बताना है कि डब्ल्यूएचओ का चेयरपर्सन कौन है ना? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। वो बोलता है कि ये मरियाना ट्रेंच कौन से ओशन का डीपेस्ट पॉइंट है? मरियाना ट्रेंच पैसिफिक ओशन का डीपेस्ट पॉइंट है। ऑलमोस्ट अगर हम बात करते हैं, ऑलमोस्ट, तो 11 to 12 किलोमीटर डीप है। 11 से 12 किलोमीटर डीप है मरियाना ट्रेंच। उसके बाद 49, क्वेश्चन नंबर 49 बोलता है कि 1 टेराबाइट कितने जीबी के बराबर होता है? सिंपल, 1024 MB अगर 1 GB है, तो 1024 GB 1 टेराबाइट होता है। ओके फ्रेंड्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 भी अच्छा है। वो बोलता है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया ये किसको बोला जाता है? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया ये टाइटल सरोजिनी नायडू को दिया जाता है। दिस इज द टाइटल गिवन टू सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट विच इंसिडेंट लेड गांधी जी टू विड्रॉ द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट? आपको मैं पहली बता दूं, कौन सी चीज की वजह से गांधी जी ने नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ किया था? 4 फरवरी 1922 इवेंट का नाम था चौरी चौरा एपिसोड, जहां पे 23 लोगों को पुलिस स्टेशन के अंदर जलाकर मार दिया गया था, जिसमें 22 पुलिस वाले और एक सिविलियन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56। मैं बेटा जनरल अवेयरनेस को कवर करूंगा इस वीडियो में, बस रीजनिंग और मैथ्स को नहीं। क्वेश्चन नंबर 56 यहां पर बोलता है अगेन, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच कीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट पासेस हैं और उन पासेस से कौन कौन से स्टेट में वो पासेस होते हैं। पहली बात तो माउंटेन पास कहते हैं माउंटेन को क्रॉस करने का एक नेचुरल रास्ता। तो ये एक नेचुरल रास्ता है, इसको पास बोलेंगे। अगर हम माना पास की बात करते हैं, तो माना पास फ्रेंड्स उत्तराखंड में है। बात करते हैं नाथुला की, तो नाथुला पास सिक्किम में है। जोजिला पास की बात करता हूं अगर मैं, तो ये हिमाचल प्रदेश में है। और शिपकिला पास जो है ये जम्मू कश्मीर में है। तो कोड हमको मिल जाते हैं 4132। 4132 के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज 59। क्वेश्चन नंबर 59 वो बोलता है कि ईवीएम का मतलब बताइए। और आपको बता दूं केरला में सबसे पहले ईवीएम्स को यूज किया गया था। तो मुझे आपको बताना है केरला में कौन से ईयर में ईवीएम्स को यूज किया गया था। ईवीएम्स का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इससे पहले पेपर बैलेट सिस्टम इस्तेमाल होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटॉल का मतलब बताइए। देखो यार, एटॉल का मतलब होता है एक रिंग शेप का आइलैंड होता है ये, जिसके सेंटर में पानी भरा होता है। यहाँ पे ओशन है, इधर ओशन है, बट ये आइलैंड रिंग शेप का आइलैंड है, बीच में इसके पानी ही है। ऐसी चीज को एटॉल कहते हैं। तो एक रिंग शेप का आइलैंड विद अ लगून एट द सेंटर। लगून का मतलब होता है सेपरेटेड पार्ट ऑफ ओशन। ओशनिक वाटर का वो हिस्सा जो अलग हो जाए, उस हिस्से को आप लगून कहते हैं। लगून को केरला में बैक वाटर्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 65, जो पूछता है G20 समिट 2023 में किस कंट्री ने होस्ट करी? ऑफ कोर्स हमने होस्ट करी, इंडिया। ऑप्शन में दो जगह जर्मनी लिखा हुआ है, कहीं पर एक पर इंडिया कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन
71। क्वेश्चन नंबर 71 बोलता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस किसने बनाई थी? बेटा, इंडियन नेशनल कांग्रेस पहली बात तो 1885 में बनी थी। उस समय इंडिया के वाइसरॉय लॉर्ड डफरिन थे। लॉर्ड डफरिन। और एक एक्स ब्रिटिश एक एक्स ब्रिटिश सिविल सर्वेंट एलन ऑक्टेवियन ह्यूम इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। इसमें कुछ आर्टिकल्स को मैच करना है लिस्ट टू के साथ। आर्टिकल 368 अमेंडमेंट के बारे में बात करता है, मैंने ऊपर भी बताया। आर्टिकल नंबर 40 की बात करता है। तो बेटा आर्टिकल 40 बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बात करता है पंचायती राज के बारे में। इट इज टॉकिंग अबाउट पंचायती राज। आर्टिकल नंबर 60, एक्चुअली में 60 नहीं है, ये आर्टिकल 61 होना चाहिए था। और ये बात करता है इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। एंड आर्टिकल 352 की बात करते हैं। तो आर्टिकल 352 जो है, इट इज टॉकिंग अबाउट इमरजेंसी प्रोविजंस। तो यहां पे 3142 के साथ ऑप्शन नंबर बी हो जाता है करेक्ट, 3142। इसके बाद चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, इसी के साथ वीडियो का हो जाता है अंत। दिस इज द एंड ऑफ सीयूईटी 2024 का पेपर। आई होप आपको मजा आया होगा। ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। और अभी भी सोच रहे हैं कि सीयूईटी के लिए कौन सी कोचिंग ज्वाइन करें, तो आई बेट यू देयर कैन नॉट बी द बेटर कोचिंग देन एड्यू प्रिपरेटर। मिलते हैं 2023 के पेपर डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। दिस इज दीपक सिंगल, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो सो सून। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंशुल एंड आज हम सीयूईटी 2022 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे और उसमें हम लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो देखो पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ सर्टेन लैंग्वेज ट्रायंगल इज रिटन एज ए वी टी के सी पी आई एन जी। तो हम हाउ रेक्टेंगल विल बी रिटन। ओके, तो मतलब जो ऑपरेशन हमने ट्रायंगल में किए हैं वही ऑपरेशन हमें रेक्टेंगल में करना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा? ओके, फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे कि पहले मैं ट्रायंगल लिख देता हूँ ये। ये देखो ट्रायंगल को हमने किस में बदल दिया है? वी टी के सी पी आई एन जी। अब देखो मतलब कि देखो हर लेटर, देखो जैसे टी जो पहला लेटर है वो किस में बदल चुका है? वी में, है ना। आर जो दूसरा लेटर है वो किस में बदल चुका है? टी में। ऐसे ही चलता जा रहा है, आई के में, ए सी में, एन पी में। तो देखो अगर आप नोट देख पा रहे हो तो हर लेटर में एक सेम पैटर्न कॉपी किया है। वो कैसे? देखो टी के बाद क्या आता है? सब बोलोगे, देखो यू आता है और यू के बाद वी, तो मतलब देखो टी यू वी। आर के बाद क्या आता है? आर के बाद एस आता है और एस के बाद टी आता है ना। आई के बाद क्या आता है? आई के बाद जे आता है, उसके बाद क्या आता है? तो मतलब आप देख पा रहे हो हर लेटर के बाद जो दूसरा लेटर आता है उसके नेक्स्ट लेटर जो आता है वो लिखा हुआ है। आप चाहे हर में देखो, आगे भी देख सकते हो, जैसे कि ए के बाद बी, बी के बाद सी, एन के बाद ओ के बाद पी, है ना। ऐसे जी एल ई में भी। ओके, अब देखो यही सेम ऑपरेशन हमें रेक्टेंगल में करना है। ओके, मैं देखो वैसे तो ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऑप्शन से भी जा सकते हो। देखो रेक्टेंगल में पहले लेटर क्या है? पहले लेटर है आर, आर के बाद क्या आता है? एस, एस के नेक्स्ट लेटर क्या आएगा? टी। तो देखो जो पहला लेटर आएगा इस रेक्टेंगल को चेंज करने पे वो टी आएगा, तो मतलब कि डी ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता। अब देखो अब ई पे ई को देखते हैं। आर के बाद ई आता है ना, ये रहा। देखो ई के बाद क्या आता है? एफ, एफ के बाद जी, तो बस देखो ये रहा जी। तो देखो टी जी तो सब में है, ई भी सब में है, तो देखो ये सी को भी चेक करने की जरूरत नहीं है। देखो इस पे आ जाओ, फोर्थ लेटर पे, वो क्या है? टी। टी के बाद क्या आता है? यू, यू के बाद क्या आएगा? वी। तो देखो जहां वी है वो सही है, इसका मतलब ए ऑप्शन हमारा आंसर नहीं है। अब देखो वी के बाद सी है, सी के बाद पी है, पी के बाद बी ऑप्शन में के है और सी ऑप्शन में आई है। तो बस हमें ये देखना है कि ये जो लास्ट से थर्ड लेटर है वो के होगा या आई होगा। मतलब कि जी को हम अगर हम चेंज करेंगे इसी ऑप्शन के थ्रू तो क्या बनेगा? के आएगा या आई आएगा? देखो देखो जी के बाद क्या आता है? जी के बाद अगर सब बोलोगे तो जी के बाद एच आता है। एच के बाद क्या आता है? एच के बाद आई आता है। तो हमारा सी ऑप्शन आंसर हो गया। ओके, कौन सा ऑप्शन आंसर हो गया? सी ऑप्शन, क्योंकि यही सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है? द नेक्स्ट फिगर इज, देखो मतलब ये पहला फिगर है, इसी को थोड़ा सा चेंज करके हमने दूसरा फिगर बना दिया जो कि ये है। ओके ओके, और इसी को थोड़ा चेंज करके हमने ये वाला फिगर और इससे ये वाला फिगर, ऐसे अभी बोला इसके नेक्स्ट वाला फिगर क्या होगा। ओके, तो वो हमें फाइंड करना है। दो रास्ते, पहले तो आप ये देखो पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है। देखो सिंपल, पहले पहला वाला फिगर देखते हैं।
देखो पहले आप देख लो, डार्क सर्कल है, ये प्लस का साइन और ये डार्क सर्कल, ये देखो आप देखो ये जो डार्क सर्कल है ये इधर आ गया है इस वाली फिगर में, है ना, देखो ऊपर हॉलो हो गया है, और जो ये प्लस का साइन है, चल भाई, और ये इधर आ गया है देखो, सॉरी, जो प्लस का साइन है वो इधर आ गया है, देखो ये रहा इस नेक्स्ट फिगर में, है ना, और जो ये इस फिगर में जो डार्क सर्कल है ये इधर आ गया है, देखो ये रहा नेक्स्ट फिगर में, समझ पा रहे हो। ऐसे ही देखो ये वाला फिगर इस पिछले वाले फिगर से कैसे बना है दिखा देता हूँ, देखो देखो ये जो इस सेकंड वाले फिगर में जो हॉलो सर्कल है ये इधर आ गया है, देखो इस वाले सर्कल में, तो इस वाले फिगर में ये रहा, देखो ये, और जो ये प्लस का साइन है ये इधर आ गया है यहाँ पे, देखो, है ना, तो आप देख पा रहे हो ये जितने भी सिंबल्स हैं ये इस डायरेक्शन में ऐसे सर्कुलर मूव कर रहे हैं, ऐसे, समझ, दिख रहा होगा आप सबको, है ना। ऐसे ही देखो सेम ऑपरेशन, देखो ये वाली फिगर में भी इस फिगर से यही आया, देखो ये वाला सर्कल इधर आ गया, है ना, यहाँ से इधर आ गया है, ये प्लस का साइन इधर आ गया, देखो ये रहा, ऐसी सेम ऑपरेशन हम उस फिगर में भी लगाएंगे जो, हाँ, जो इसके बाद वाली फिगर होगी, मतलब इस फिगर के बाद वाली, ओके। देखो अब आप देख पा रहे होंगे कि किस कैसे मूव कर रहे थे सारे सिंबल्स, ऐसे सर्कुलर, है ना, तो मतलब कि देखो जो ये वाला सर्कल है ये 100% किधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा नीचे, है ना, सॉरी ज्यादा ही पेन चल गया है। सबसे पहले तो ये देखो, चलो अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि ये मूव कैसे कर रहे हैं, उसके बाद आप ये देखो ये जो डायगोनल वाली लाइन है ये ऐसे, है ना, फिर नेक्स्ट वाले फिगर में ऐसे हो गई, फिर उससे थर्ड फिगर में ऐसे, फोर्थ फिगर में ऐसे, तो मतलब इसके बाद वाला जो फिगर होगा इसमें ये ऐसे मूव करेगी, है ना, तो मतलब कि जिन ऑप्शन में ये लाइन ऐसे है वो आंसर हो सकता है, जिनमें ये ऐसे डाउनवर्ड जा रही है मतलब ऐसे, ये तो नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये जो सी ऑप्शन और डी ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, ओके। तो एलिमिनेशन इज द बेस्ट मेथड, मैं आपको यही बोलूंगा, क्योंकि जो ऑप्शंस मिले हैं उनका यूज करो, ओके। अब देखो, अब मैंने आपको क्या बताया था कि सर्कुलर मूव कर रहे हैं, और बस सर्कुलर मूव तो कर रहे हैं, और बस जो जैसे कि ये डार्क सर्कल है इधर हॉलो हो गया, अब देखो ये हॉलो सर्कल है ना इधर डार्क हो जाएगा, और किधर आएगा ये, अगर मैं फिगर बनाऊं तो देखो जो सर्कल है वो इधर आएगा, है ना, तो देखो दोनों में ही है, और जो प्लस का साइन है ये पहले इधर है तो ये इधर आएगा, तो मतलब यहाँ आएगा, किस ऑप्शन में प्लस का साइन इधर है ऊपर की तरफ, मतलब कि जब ये ऐसे स्क्वायर बनेगा तो इधर आएगा प्लस का साइन, तो सिर्फ ये ए ऑप्शन में है हमारा, तो ये हमारा आंसर हो गया, ओके। मैं इसको मैं रब कर देता हूँ, आगे चलते हैं, ये मैथ्स का है, ये मैथ्स का है। चलो देखो, क्वेश्चन है व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर, देखो देखो पहले मैं नंबर लिख देता हूँ, तो पहला नंबर हमारा 2 है, दूसरा नंबर हमारा 9 है, तीसरा नंबर हमारा 28 है, तीसरा नंबर हमारा 65 है, अब पूछ रहा है इसके बाद वाला क्या नंबर होगा, बस आपको बस ये देखना है कि ये तीनों चार नंबर्स क्या पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, देखो अगर मैं जल्दी से बताऊं तो बस यही है, जो पहला नंबर है अगर आप देख पा रहे हो तो ये इस फॉर्म में है कि 1 का क्यूब प्लस में 1, है ना, और जो सेकंड नंबर 9 ये इस फॉर्म में है, देखो 2 का क्यूब प्लस में 1, अब बोलोगे 2 का क्यूब क्या होता है, देखो 2 का क्यूब होता है 8, और 8 में अगर आप 1 जोड़ दोगे तो 9 आएगा, ओके। अब देखो ये 28 है, ये ऐसे लिखा हुआ है, देखो 3 का क्यूब प्लस में 1, 3 का क्यूब 27, 27 प्लस 1 28, और 65 है, देखो 4 का क्यूब प्लस 1, अब देखो आपको पैटर्न दिख गया होगा, 1 का क्यूब प्लस 1, 2 का क्यूब प्लस 1, 3 का क्यूब प्लस 1, 4 का क्यूब प्लस 1, तो ये जो नेक्स्ट नंबर है ये और कुछ नहीं, क्या होगा, ये होगा 5 का क्यूब प्लस में 1, 5 का क्यूब क्या होता है 125, ओके। 5 का क्यूब 5 का क्यूब होता है 125, अगर प्लस में 1 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 126, बी ऑप्शन आंसर हो गया, ओके। आगे चलते हैं, हाँ देख ये देखते हैं, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप देखते ही बता सकते हो, देखो ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आता है, देखो ए से सी बन गया, बस इनके बीच में एक बी लेटर आता है, बी से ई आ गया, और सी और ई के बीच में से एक डी लेटर आता है, तो मतलब कि जो हर लेटर है एक छोड़ने के बाद जो दूसरा लेटर आएगा वो क्या होगा, तो ई के बाद एफ, एफ के बाद जी, जी के बाद क्या आता है
जी के बाद एच, एच के बाद आई। तो देखो आई किस में है, ये ए और सी में है, तो मतलब बी और डी ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए। अब अब देखो, अब देखो लेटर्स तो चलो मिल गए, आई आएगा, अब 13 आएगा या 14 आएगा, ये देखने वाली बात है। ठीक है, देखो देखो, बस कुछ नहीं, नंबर से फोकस करो। टू, टू के बाद क्या आया, फाइव। कितने का गैप है, तीन का। और देखो फाइव में अगर आप तीन जोड़ दोगे तो एट आएगा, बस देखो तीन का गैप ही चल रहा है। एट में तीन जोड़ दोगे तो क्या आएगा, देखो 11। अब 11 में थ्री जोड़ दो, कितने क्या आएगा, 14। तो मतलब कि हमारा 14 आंसर हो जाएगा, और ए ऑप्शन नहीं, और 13 नहीं। इसका मतलब सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। ओके, ये रहा सी ऑप्शन। ओके, अगर जैसे कि मैंने बहुत फास्ट पढ़ा है, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो मैं बेसिक से ही बताया था। जैसे कि देखो, ये A2 लिखा हुआ है, C5 लिखा हुआ है, E8 लिखा हुआ है, और G11। ओ सॉरी, ओके, बस देखो ऐसे ही चलते जा रहे, तो और उसने पूछा कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा। तो आपको बस ये देखना है कि ये जो ए है ये सी में बदल गया, कैसे बदल गया। देखो जैसे बदला है वैसे ही ई, सी को ई बना दिया है, समझ गए। देखो जैसे कि अगर आप ए का नंबर याद करो, ए का नंबर 1 होता है अल्फाबेट में, और सी का नंबर कितना होता है, 3। ई का नंबर कितना होता है, 5। जी का नंबर क्या होता है, 7। तो आप देखो, अगर ये ए बी सी डी को मैंने नंबर्स में लिख दिया, तो देखो 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। आप देख पा रहे हो कि हर लेटर में दो का डिफरेंस आ रहा है। देख पा रहे हो ना, 1 में क्या जोड़ेगी, 3 आए 2, 3 में क्या जोड़ेगी, 5 आए 2, 5 में क्या जोड़ेगी, 7 आए 2, और 7 में क्या जोड़ेगी, 7 में 2 ही ऐड करेंगे ना, कि सब में 2 ही चल रहा है। तो देखो, तो मतलब कि 7 के बाद जो दूसरा लेटर होगा उसमें भी 2 का डिफरेंस होगा, इसका मतलब वो 9 होगा। अब ऐसा कौन सा लेटर है जिसका नंबर 9 होता है, हर कोई बोलेगा आई होता है। देखो आई का नंबर 9 होता है, बस। अब देखो, अब नंबर्स की बात कर लेते तो पहला नंबर क्या है, 2, 2 से बन गया 5। अब ये तो सेम एपी का लॉजिक है, 14 ही आंसर आएगा। ओके, चलो आगे चलते हैं। हाँ, चलो देखते हैं। देखो 15 क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी डी एंड ई आर स्टैंडिंग इन अ रो। ए जो है, ए इज बिटवीन डी एंड बी एंड डी, ओके, एंड ई इज नॉट एट द स्टार्टिंग ऑफ द रो। सी इज जस्ट बिफोर डी। स्टडी द अबव स्टेटमेंट एंड आंसर द क्वेश्चन हु इज एट द मिडल ऑफ द रो। ओके, चलो पहले रो बना लेते हैं। मैंने रो बना दी। और कितने लोग हैं, ए बी सी डी एंड ई, पांच लोग हैं। तो इस रो में पांच लोग खड़े कर देते हैं। ये पहला आदमी हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और ये पांचवा। अब इनमें से कौन ए है, कौन बी है, कौन सी है, कौन डी, अभी नहीं पता, अभी देखते हैं। वो कह रहा है ए जो है वो बी और डी के बीच में है। तो मतलब कि देखो, ये रहा, कलर चेंज कर लेते हैं। और एक ए जो है वो बी और डी के बीच में है, मतलब कि अगर ये बी है तो इसके आगे ए और इसके बाद में डी। ऐसा भी हो सकता है कि डी पहले आ जाए, उसके बाद में ए, और उसके बाद में ये बी। ओके, अब वो कह रहा है सी जो है वो डी से जस्ट पहले आता है, तो मतलब कि सी ये चिपका के लिख दो, या फिर यहाँ ऐसे लिख दो, है ना, और यहाँ पे, क्योंकि जस्ट पहले बोला है ना, मतलब जस्ट मतलब चिपका पड़ा है सी के साथ डी, ऐसे। ठीक है, और ओके, अब वो कह रहा है कि हाँ ई जो है वो स्टार्टिंग ऑफ द रो में नहीं है, मतलब ई जो है यहाँ ई नहीं आएगा। ओके, अब वैसे तो बोल क्वेश्चन में मेंशन करना चाहिए कि स्टार्टिंग लेफ्ट साइड से हो रही है, राइट साइड से हो रही है। अगर अब नहीं बोला है तो हम यही मानेंगे कि लेफ्ट साइड से स्टार्टिंग हो रही है। ओके, तो वो कह रहा है ई यहाँ नहीं आएगा। अब देखो, अब जितनी हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसी से बिठाने की कोशिश करेंगे। अगर मैं ऐसे बोलूँ कि चल, अगर ऐसे बिठाएं, देखो सी डी ऐसे, और यहीं पे ए बी और ई, हाँ ये यही मुझे लग रहा है ऐसे ही बनेगा, क्योंकि देखो इससे डी, ए जो है वो बी और डी के बीच में भी आ गया, सी डी से जस्ट बिफोर भी है, और ई उसमें भी नहीं है। ओके, अब देखो वैसे तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये भी हो सकता है कि बी और ई आपस में वो शफल कर जाए, कि मतलब कि ई यहाँ आ जाए, बी यहाँ आ जाए, तब भी सारी वो कंडीशन सेटिस्फाई ही रहेंगी। ओके, मतलब कि देखो इसके दो केस पॉसिबल हैं, ये दोनों केस क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ओके, जिसको समझ में नहीं आया मैं उसके लिए दोबारा बोल देता हूँ। देखो, ये कोई सोचे कि मैंने तो एकदम ऐसे तुरंत लिख दी, भाई समझ में नहीं आ रहा, मैं बता दूं। देखो क्वेश्चन कह रहा है ई स्टार्टिंग में नहीं है ना, ए जो है वो बी और डी के बीच में है। ओके, देखो ए और बी और डी के बीच में है, और सी जो है वो जस्ट बिफोर है डी के, ये देखो डी से जस्ट पहले सी आता है।
अब वो पूछ रहा मिडल में क्या है। देखो जो ये मैंने दो बना दिए, मतलब कि बस नीचे, एक तो ये सी डी ए बी ई और सी डी ए ई बी, पर इनके अलावा कोई और पॉसिबल ही नहीं है। चाहे आप खुद से ट्राई कर लो, और खुद अगर कोई है तो बताओ, अब मेरे को नहीं लगता कोई है। बस। ओके। तो देखो अब क्वेश्चन क्या आ रहा है कि बीच में कौन बैठा है, बीच में हमारा ये रहा भाई, ए बैठा है। ये आंसर हो गया, सी ऑप्शन। ओके। अब देखो सेम ही क्वेश्चन है। अब वो पूछा स्टार्टिंग ऑफ द रो में कौन है, स्टार्टिंग ऑफ द रो में हमारा कौन है, सी। ये रहा भाई। ओके चलो। ए में ए बी सी डी, हाँ ए इज बिटवीन बी एंड डी, हाँ ये सेम ही क्वेश्चन है। बी इज बिटवीन क्वेश्चन है, बी इज बिटवीन क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ। ए बी सी डी एंड ए आर स्टैंडिंग इन अ रो, ए इज बिटवीन बी एंड डी, वो सेम ही क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन में पूछ के रहा है कि बी इज स्टैंडिंग बिटवीन, बी किसके बीच में खड़ा है। भाई बी ये रहा ए और ई के बीच में है भाई। ये रहा, कहाँ है, ये रहा ए और ई के बीच में। तो ये हमारा बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। हाँ चलो। ओके बस ओके। अब पूछ रहा है ये जो फिगर है, एक जो स्टार फिगर आपको दिख रही होगी, इसमें कितने ट्राइंगल्स हमें काउंट करने हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये छोटे छोटे ट्राइंगल्स सबको दिख ही रहे होंगे, जैसे कि ये पहला ट्राइंगल हो गया। ओ वाह यार, क्या ड्राइंग है मेरी, है ना। देखो ये पहला ट्राइंगल हो गया, है ना। ये दूसरा ट्राइंगल, अरे चलिए, ये तीसरा ट्राइंगल, ऐसे ही ये चौथा, और ये पांचवा। समझ गए, तो देखो 5 ट्राइंगल्स तो आपको दिख गए होंगे, है ना। है ना, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, है ना, ऐसे दिख गए होंगे। अब ऐसा तो नहीं है सिर्फ यही ट्राइंगल्स, इसमें बाकी भी ट्राइंगल्स भी हैं। अब उनको देख लेते हैं। देखो अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपको एक ट्राइंगल दिखे, ये इस लाइन के साथ ही पैरेलल, ये ये एक ट्राइंगल दिख गया सबको, ये वाला दिख गया। ऐसे ही अगर आप देखो तो ये भी एक ट्राइंगल है। मतलब अगर आप ध्यान दो तो जितनी भी ये बड़ी लाइंस है ना, इनसे एक ट्राइंगल बन रहा है। मैं सारे ट्राइंगल्स बना के दिखाया था, फिर एक बार आप जब समझ जाओगे तो आपको बहुत इजीली दिखेगा। 2 ट्राइंगल दिख गया, देखो ये तीसरा ट्राइंगल, देखो ये रहा, दिख गया। अब देखो ये मैं आपको चौथा दिखाया था। हाँ ये रहा, देखो ये रहा चौथा, ठीक है। अब कौन सा रह गया है, इस लाइन से हो गया, इस लाइन से हो गया, इस लाइन से हो गया, सारी लाइन से हो गया है। अ, इस लाइन से हो चुका है, इस लाइन से भी इस लाइन से भी हो चुका है, इस लाइन, हाँ इस लाइन से रह गया। चलो बस जो 5th ट्राइंगल है, हाँ वो इससे बनाया, देखो 5th ट्राइंगल, ये रहा देखो 5th, ये दिखा जो हाईलाइट किया। तो मतलब कि अगर किसी को समझ में नहीं आया तो पहले दोबारा से बताया दो, देखो। Sorry, देखो ये 5 ट्राइंगल समझ में आ गया होगा, और बाकी के जो 5 है वो ऐसे बने, देखो एक इस लाइन से बना है, एक इस लाइन से बना है, एक सो आजा भाई नीचे, एक इस लाइन से बना है, एक इस लाइन से, और एक इस लाइन से। तो ऐसे ही 5 ट्राइंगल्स और पॉसिबल हैं। तो 5 + 5 कितने ट्राइंगल्स हो गए, इसमें टोटल 10 ट्राइंगल्स मिल जाएंगे आपको। ओके, 5 + 5। ओके चलो आगे चलते हैं। हाँ देखो, जो ये इस क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल कंप्लीट द एडजॉइनिंग फिगर, मतलब ये जो फिगर है, इसमें जो ये जो ब्लैंक स्पेस आपको दिख रहा है, इसको कंप्लीट करना है। कैसे करेंगे, देखो बस आपको दिख रहा होगा जैसे कि ये एक सर्कल बन रहा है। ठीक है, तो बस मतलब जैसे कि ये एक सर्कल है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी एक सर्कल ही, यहाँ पे भी एक सर्कल ही कंटिन्यू होगा। ओके। अब देखो ये एक स्ट्रेट लाइन, मतलब देख पा रहे हो, जैसे कि ये ऐसे बन रहा है इधर इधर, तो मत सेम जो ये खाली फिगर है वहां भी ऐसे ही बनेगा। देखो ये ऐसे, ये ऐसे बोला इधर आएगा। अब देखो जैसे ये बन रहा है ऐसे ऐसे ऐसे,
तो सेम ऐसे ही बनेगा, यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे ऐसे। अब ये जो मैंने आपको बनाया है ये वाला पा, ये किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, बस वही देखना है। मेरे ख्याल से ये ए ऑप्शन है, मुझे दिख रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा। मैथ्स आगे चलते हैं। हाँ चलो, ये भी बहुत इजी है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 24 में, इफ डॉग को हमने ऐसे 26 लिख रखा है और फ्लाई को 43, तो बर्ड को हम कैसे लिखेंगे? ओके, मतलब कि देखो, ये मैं लिख रहा था, देखो डॉग को हमने 26 लिख रखा है। इस क्वेश्चन के लिए आपको जो जितने भी लेटर्स है उनके जो नंबर्स है अल्फाबेटिकल सीरीज में, वो याद होनी चाहिए। जैसे कि डी का 4 होता है, ओ का 15 होता है, और जी का 7 होता है। अब देखो, अगर आप इन सबको ऐड कर दो, 4, 15 और 7 को, तो क्या आएगा देखो, 4, 15 और 7 को ऐड कर दो तो 26 ही आएगा। देखो 4 प्लस 15 19, 19 प्लस 7 26। ओके ओके। अब देखो सेम हम फ्लाई को भी देख लेते हैं। फ्लाई, देखो फ्लाई को कैसे लिख रखा है, फ्लाई को 43 लिख रखा है। अब देखो, अगर हम इन सबके नंबर्स देख ले, तो देखो एफ का क्या होता है, एफ का होता है 6, एल का होता है 12, और वाई का क्या होता है 25। अब देखो, अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो वो क्या आएगा, 6 + 12 18, 18 + 25 कितना होता है, देखो ये 33, 43, देखो 43 ही आ रहा है। तो मतलब कि आप ऑपरेशन समझ गए होंगे कि जो भी इनके लेटर के नंबर्स है उनको ऐड करके ये नंबर्स बन रहे हैं। ओके, तो बस अब हम हमसे पूछ रहा है कि बर्ड को किस नंबर में लिखेंगे। तो बस सिंपल है, बर्ड के जो हर लेटर है उसके नंबर्स क्या क्या है। देखो, बी का नंबर होता है 2, है ना, बी का 2, आई का क्या होता है, आई का 9, आर का क्या होता है 18, और डी का क्या होता है 4। इनको ऐड करना है। देखो 2 + 18 20, 20 + 9 29, 29 29 + 4 कितना हो जाएगा आपका 33। ये सी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। ओके चलो आगे चलते हैं। ओके चलो, अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट विच इज द बेस्ट डायग्राम शोइंग द रिलेशन अमॉन्ग, क्वेश्चन नंबर 25 सॉरी, विच इज द बेस्ट डायग्राम शोइंग द रिलेशन अमॉन्ग फादर मदर एंड फैमिली। देखो, फैमिली बना लेते हैं एक। फैमिली में एक फादर होता है, एक मदर होती है, बस। अब फादर और मदर के बीच में कुछ कॉमन तो होता नहीं है, तो मेरे ख्याल से डी ऑप्शन आंसर है। अब बाकी ऑप्शन क्यों नहीं है, देखो ऐसा तो है नहीं कि तीनों अलग अलग हैं, इसका मतलब बी ऑप्शन आंसर नहीं है भाई। फादर और मदर फैमिली में ही तो आते हैं ना, इसलिए बी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब ऐसा नहीं है कि फैमिली चलो पूरी हो गई और फादर के अंदर मदर आती है, जो ए ऑप्शन दिखा रहा है वो भी नहीं हो सकता, इसका मतलब ए भी नहीं है। अब सी डी ऐसा तो है नहीं कि बस तीन, मतलब कि तीनों ऐसे बन जाए, ये भी गलत है, तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन आंसर है। ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है, इन अ रो ऑफ 35 स्टूडेंट, रमेश इज 24th फ्रॉम द स्टार्टिंग, टू स्टूडेंट फ्रॉम लास्ट वेंट अवे, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ रमेश फ्रॉम लास्ट रो। ओके, क्वेश्चन कह रहा है कि एक रो में 35 स्टूडेंट्स है। ओके, 35 स्टूडेंट्स है टोटल। अब रमेश जो है वो 24th है फ्रॉम द स्टार्टिंग, तो मतलब कि अगर यहां से देखें तो जो रमेश है वो 24th है। ओके ओके। टू स्टूडेंट फ्रॉम द लास्ट वेंट अवे, तो मतलब कि इसके बाद के जो दो स्टूडेंट हैं वो चले जाते हैं। मतलब एक चला गया और उसके साथ दो, लास्ट के दो चले गए। अब देखो, अब जो टोटल स्ट्रेंथ है वो कितनी रह गई, 35 में से दो घटा दो, कितनी हो बचेगी, 33। 33 स्ट्रेंथ बच गई है। अब देखो, जो रोहन है, रमेश सॉरी, वो 24th है इधर से, 24th है ना। तो वो पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज द पोजीशन फ्रॉम द लास्ट रो, पोजीशन ऑफ द रमेश फ्रॉम द लास्ट रो। इसका फॉर्मूला आप सबने पढ़ा होगा कि, वैसे जगह नहीं है, मैं इसको यहाँ कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये देख पा रहे हो, ये मेरा हाथ और ये वाली उंगली, अगर ये मैं इधर से देखूं तो ये वाली उंगली सेकंड है, और अगर मैं इधर से देखूं तो ये वाली उंगली एक दो तीन चौथे नंबर पे है, तो इधर से दूसरे नंबर पे, इधर से चौथे नंबर पे। अगर आप इन दोनों को ऐड करो तो क्या आएगा 6, और मेरे हाथ में टोटल उंगली कितनी है 5, तो एक एक्स्ट्रा करके बता रहा है। ये बात नोट कर रहे हो, तो देखो, तो देखो यहां से देखो, इधर से रमेश की जो भी पोजीशन हो और इधर से 24th है, तो मान मान लेते हैं कि यहां से रमेश की पोजीशन एक्स है। तो देखो, अगर मैं 24 में एक्स जोड़ दूंगा, तो जो टोटल स्ट्रेंथ है, जो कि क्या है, कलर चेंज कर लेते हैं,
जो कि क्या है 33, उसमें एक एक्स्ट्रा, एक ऐड करके बताएगा, तो मतलब 34 बताएगा। तो बस देखो 24 + x 34 है, तो अगर ये 24 यहाँ ले जाके माइनस हो जाएगा, तो 34 में से 24 घटाएंगे तो क्या आएगा 10। तो आंसर हमारा बी ऑप्शन होगा, 10th पोजीशन पे। ओके, तो आगे चलते हैं। हाँ चलो, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि इस फिगर, जैसे कि ये फिगर है, इसको इसमें बदल दिया कुछ ऑपरेशन करके। ओके, अब फिर जो हमने, जैसे हमने इस फिगर को इसमें बदला है, हम इस फिगर को किस में बदलेंगे, ये बताना है, ए बी सी आपके ऑप्शंस। ओके, ठीक है, चलो अब हम ये देखेंगे कि इस फिगर को इसमें कैसे बदला, क्या पैटर्न फॉलो किया है। देखो, पहले आप देख रहे हो बीच में हॉलो सर्कल है, अब इसको डार्क हो गया, तो मतलब कि यहाँ जो भी आएगा, मतलब कि देखो यहाँ जो भी आएगा उसके बीच में देखो, पहले यहाँ स्क्वायर है ना, जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे सर्कल है, ये डार्क हो गया, बीच इसके बीच में भी एक स्क्वायर आएगा लेकिन वो डार्क हो जाएगा, है ना। तो बस आपको बस ये देखना है किस ऑप्शन में डार्क हुआ स्क्वायर है बीच में, ए और सी में, तो मतलब हमारा आंसर बी नहीं है, हमारा आंसर डी नहीं है। ओके, अब देखो, अब देखो ये एरो जो है, जो ऊपर की तरफ है, ये वाला एरो जो ऊपर की तरफ है, ये यहाँ आ गया इस फिगर में, है ना। और जो ये वाला, ये लाइन है, ये नीचे चली गई है, तो मतलब कि जो ऊपर है वो नीचे आ गया है, जो लेफ्ट में है वो राइट में आ गया है। तो बस देखो, जो लेफ्ट में यहाँ पर है वो यहाँ राइट में आ जाएगा, और जो ऊपर है वो यहाँ नीचे आ जाएगा। किस ऑप्शन में है, देखो ये रहा हमारा ए ऑप्शन। समझ गए ना, जो देखो जो ऊपर है वो नीचे आ गया, जो लेफ्ट में वो राइट में आ गया, सेम हम इस फिगर में कर देंगे, और ये कैसे बन जाएगा, ए ऑप्शन, ए की ऑप्शन की तरह बन जाएगा। ओके, चलो आगे चलते हैं। हाँ सॉरी, हाँ, जैसे कि, हाँ क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है सैमसंग जैसे मोबाइल से रिलेटेड है, एज एक्शन किससे रिलेटेड है। सबको पता है मोबाइल का एक ब्रांड है सैमसंग, तो एक्शन किसका ब्रांड है, सब बोल देंगे भाई शूज का ब्रांड है। खत्म, हाँ चलो। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है पॉइंटिंग अ मैन इन अ फोटोग्राफ, करीना सेड हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माय मदर, हाउ इज करीना रिलेटेड टू द मैन ऑफ द फोटोग्राफ। ठीक है, चलो पहले हम अपना एक मैन बना लेते हैं, ये रहा हमारा भाई मैन, आदमी ये रहा। अब देखो, इसकी तरफ ये जो मैंने एम मैन बनाया है, इसकी तरफ पॉइंट कर करीना ने कहा हिज मदर, मतलब इसकी मम्मी, इसको एक बॉक्स में बंद कर देते हैं, मतलब कि लड़कों को हम बॉक्स से बंद करेंगे और लड़कियों को हम स्क्वायर सर्कल में, ठीक है। मतलब ये रही इसकी मम्मी, ठीक है। ये जो है इसकी मदर, एम की, मैन की, इज द ओनली डॉटर ऑफ माय मदर। माय कौन है, माय, माय मदर इस करीना की मम्मी। देखो इसको हम करीना बना देते हैं, ठीक है, चलो। अब करीना को भी ड्रॉ कर लेते हैं, देखो ये रही करीना, ठीक है। अब देखो, इस मैन की जो मदर है वो करीना की ओनली मदर की डॉट ओ करीना की मदर की ओनली डॉटर है, मतलब कि देखो ये करीना है, इनकी भी कोई मदर होगी, और इनकी एकमात्र ही बेटी है जो कि ये है ना। अब देखो, करीना भी इनकी बेटी है और ये भी इनकी बेटी है, थोड़ा समझ में आ रहा है कि भाई अब करीना की मम्मी की एक ही डॉटर है, देखो लिखा है ना ओनली डॉटर, है ना। मतलब कि इस, देखो कह रहा है ना कि हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ करीनाज मदर। अब देखो करीना की मम्मी की एक ही डॉटर है, तो मतलब कि ये जो इसकी मदर है वो और कोई नहीं, वो करीना ही है। समझ गए, और कोई करीना की मदर की एक ही डॉटर है, तो वो खुद ही करीना हो गई। मतलब समझ में आ रहा है सबको, जिसको समझ में नहीं आ रहा वो रिपीट करके देख लेना। अब वो पूछ रहा है कि हाउ इज करीना रिलेटेड टू द मैन ऑफ फोटोग्राफ, मतलब क्या है, मदर है। आंसर देखो, चलो। क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज ऑड अमोंग द ऑल। देखो पहला फिगर ये ए, दूसरा 20, ओ सॉरी ये सी ऑप्शन है। ओके, देखो अब पूछ रहा है कि ए बी सी डी में से ऐसा फिगर कौन सा है जो अलग है, सबसे अलग है, मतलब बाकी तीनों से अलग है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो आप देखते ही बता सकते हो कि बी ऑप्शन अलग दिख रहा है, कैसे। देखो हर फिगर के अंदर एक नंबर लिखा हुआ है, जैसे कि ए ऑप्शन में 4, सी ऑप्शन में 3 और डी ऑप्शन में भी 3, लेकिन जो बी फिगर है उसके अंदर कोई नंबर नहीं है, उसके अंदर एक और सर्कल है। ओके, तो इसलिए हमारा आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। वैसे इस क्वेश्चन में अगर ये नंबर जीरो है
तो आंसर डी ऑप्शन भी हो सकता है, क्योंकि इसमें ये मतलब इसमें स्क्वायर, सर्कल, ट्रायंगल, और इसमें भी स्क्वायर है, बस इसके स्क्वायर के बाद ये थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा दिया हुआ है, इसलिए ये भी आंसर हो सकता है। बाकी अगर ये सर्कल है तो बी ऑप्शन कंप्लीट आंसर है। इसमें मुझे थोड़ा डाउट है, इसको एक बार आप देख लीजिएगा। मैं बाकी इसमें कंफर्म करके बताता हूँ। ओके, अगर बाद में हो तो मैं इसके पिंड कमेंट में डाल दूंगा आंसर। ओके, आगे चलते हैं। ओके, हाँ। क्वेश्चन नंबर 70, द मिरर इमेज ऑफ along the dotted line is, बस देख, जो ये इमेज है ये बस ऐसे पलट जाएगी इस मिरर के सामने, समझ गए? देखो, मैं आपको ड्रॉ करके बताया था जिससे आपको ऑप्शंस में देखना बहुत इजी हो जाएगा, समझ गए? जैसे कि ये जो लाइन है ये ऐसे टेढ़ी आएगी, हर ऑप्शन में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये जो लाइन है, अब देखो, ये जब ऐसे पलटेगा तो ये डार्क सर्कल है, ये पहले इधर था अब इधर आएगा। किस ऑप्शन में है? ए और सी में, तो मतलब बी और डी एलिमिनेट हो गए। ओके, देखो, ये जो प्लस का साइन है ये इधर आ जाएगा, है ना? तो किस ऑप्शन में है? ए और सी दोनों में ही है। और ये वाला जो प्लस का साइन है ये इधर आ जाएगा, है ना? ये वाला प्लस का साइन इधर आ जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा। ओके, तो किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको? ये सी ऑप्शन में दिख रहा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, द नेक्स्ट फिगर इज, देखो, ये डबल लाइन, इसके बाद ये तीन लाइंस ऐसे, और फिर से डबल लाइन, फिर से ट्रिपल लाइन। तो अगर आप ध्यान से देखो, तीन लाइन के बाद फिर से डबल लाइन वाला ही आएगा, और मेरे ख्याल से इधर आना चाहिए, है ना? और लेटा हुआ, देखो, ऐसे ही आना चाहिए कि देखो, ये भी डबल लाइन, ये भी डबल लाइन, ऐसे खड़ा हुआ नहीं, मतलब ये वर्टिकली नहीं, ऐसे हॉरिजॉन्टल आना चाहिए, समझ रहे हो ना? क्योंकि देखो, पहले हॉरिजॉन्टल, फिर वर्टिकल, फिर हॉरिजॉन्टल, फिर वर्टिकल, तो ये से हॉरिजॉन्टल आना चाहिए। तो मतलब ए ऑप्शन नहीं हो सकता, सी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब बी और डी में से बच गए। देखो, यहाँ भी दो लाइंस दिख रही है, यहाँ भी दो लाइंस दिख रही है, इसका मतलब यहाँ भी दो लाइंस आएंगी, तो मतलब बी ऑप्शन में दो लाइंस दिख रही है, ये आंसर है। डी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ तीन है, समझ गए? चलो आगे चलते हैं। वाटर इमेज मतलब और कुछ नहीं, बस समझ लो। ओके, क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है वाटर इमेज ऑफ दिस फिगर, इस फिगर की वाटर इमेज। और कुछ नहीं, बस इस, फॉर एग्जाम्पल, इस फिगर के नीचे अगर आप मिरर रख दो तो यहाँ जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी, वही पूछ रहा है, बस और कुछ नहीं। देखो, जो सर्कल है ना ये ऊपर में, ये सबसे नीचे आ जाएगा यहाँ पे, समझ गए? ये जो ट्रायंगल है ना, ये वाला, ये ऐसे ऊपर की तरफ शो करेगा, समझ रहे हो? ऐसे बिल्कुल ऐसे पलट जाएगा, ऐसे, समझ रहे हो ना? तो किस ऑप्शन में आपको ये दिख रहा है? मेरे ख्याल से सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ए ऑप्शन, जिसमें ये दिख रहा है। बाकी को बनाने की जरूरत नहीं, बाकी को अगर बनाना चाहते हो तो ये लो, ये वाला नीचे वाला सर्कल है वो ऐसे ऊपर आ जाएगा यहाँ पे, और ये वाला जो ट्रायंगल है ये वाला, ये इधर आ जाएगा। तो समझ गए? बस, हाँ, ये है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है, जैसे कि ये वाली इमेज से ये वाली इमेज बन गई, तो सिंपल है, इस वाली इमेज से कौन सी इमेज बनेगी? ओके, यही पूछ रहा है। तो देखो, जैसे कि आप देख पा रहे हो, इसमें ये जो इस वाली इमेज में जो ये एरो है, ये पहले राइट साइड में है, अब ये लेफ्ट साइड में आ गया, है ना? है ना? तो देखो, तो जो इस वाली फिगर में जो एरो है जो नीचे की तरफ है, ये भी लेफ्ट साइड में है, तो इसका मतलब ये यहाँ पर राइट साइड में आना चाहिए, नीचे की तरफ। किस किस ऑप्शन में है? बी और सी ऑप्शन में, मतलब कि जो ए और डी ऑप्शन आंसर नहीं हो सकते हमारे, समझ गए? अब देखो, इस वाली फिगर में देखो, जो ये सर्कल है ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ आ गया, है ना? तो इसका मतलब इस फिगर में जो सर्कल ऊपर की तरफ है, ये इधर हमारा नीचे की तरफ आ जाएगा। किस ऑप्शन में है? दोनों ही ऑप्शन में है, और चेक करने की जरूरत नहीं थी वैसे, कोई दिक्कत नहीं। देखो, और देखो, जैसे इस फिगर में जो प्लस का साइन है उसमें कोई, बस ये इधर लेफ्ट से राइट में आ गया, है ना? और देखो, मैं थोड़ा रब कर देता हूँ। तो सिंपल है, जैसे अब इस फिगर में जो प्लस का साइन है वो राइट से लेफ्ट में आ जाएगा, मतलब यहाँ किधर है? देखो, बी ऑप्शन में तो यहाँ लेफ्ट में है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता। सी ऑप्शन में यहाँ राइट में है, इसलिए यह ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, चलो आगे चलो। चलो, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, इसी के साथ हमारी लॉजिकल रीजनिंग के सारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। चलो, थैंक यू। हेलो, नमस्कार।
मैं चंदन त्रिपाठी, फैकल्टी ऑफ मैथ, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एडियो प्रेप्टर पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हो कि पिछले कुछ सालों से सीवीटी का पेपर चल रहा है, जो अपने बीए प्रोग्राम या बीएससी यूजी के एडमिशन के लिए ये पेपर होता है आप सभी के लिए। तो उसी के पेपर के लिए मैं आपका 2022 का जो पूरा का पूरा क्वांट का सेक्शन है, मैं उसके लिए आपके साथ डिस्कस करने के लिए आया हूं। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। लॉगिन कर दो। आपके सामने पहला क्वेश्चन दिख रहा है। इफ ईच साइड ऑफ क्यूब इज रिड्यूस बाई 50%, द सरफेस एरिया विल रिड्यूस बाई। देखो सबसे पहला क्या है क्वेश्चन है आपके पास क्यूब के बारे में। तो थोड़ा बहुत क्यूब के बारे में भी आपको क्या होना चाहिए, आइडिया रहना चाहिए कि क्यूब के फार्मूले क्या होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ आपके वॉल्यूम ऑफ क्यूब की, ठीक है, तो जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है, ठीक है, वो क्या होता है, ए क्यूब होता है। और अपने को पूछा क्या है, द सरफेस एरिया, ठीक है। अब सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है, सरफेस एरिया, इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है 6a²। ठीक है। अब आपको भी पता है कि एक इसका क्या होगा, ओल्ड एरिया होगा, ठीक है, और एक न्यू एरिया होगा, ठीक है। अब यहां आप सबसे पहले समझना 50% क्या किया जा रहा है, इफ इफ ईच साइड ऑफ क्यूब रिड्यूस बाई 50%। 50% की सबसे पहले मीनिंग समझो कि 50% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाती है 1/2। इसका मतलब इसका जो ओल्ड साइड था लिख लो और एक साइड में लिख देते हैं न्यू। तो ओल्ड साइड अगर 2 होगा तो न्यू साइड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अगर इसके फॉर्मूले में आप इसको पुट करते हो तो 6 × a², ठीक है, और a² की जगह पे आप क्या पुट करोगे, 2। तो 2 का स्क्वायर कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 4। और इसी चीज में जब इसमें पुट करोगे तो 6 × 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो 6 से 6 ये क्या होगा, कैंसिल। इसका मतलब इसका ओल्ड जो एरिया था वो 4 है और न्यू वाला एरिया क्या है, 1 है। तो अब देखो 4 से 1 क्या हो गया, 4 1 हो गया। तो कितना रिडक्शन हुआ इसमें, 3 का। किसके रिस्पेक्ट में, ओल्ड वाले के रिस्पेक्ट में, 3/4 इंटू 100। और इसकी जो वैल्यू आ जाएगी 75% आ जाएगा। अच्छा देखो इसका कोई जरूरी नहीं कि इतना सारा पूरा प्रोसेस आप करो। अगर आप प्रैक्टिस पे हो तो डायरेक्ट आप लिख सकते थे कि 50%, क्योंकि ये 6 और 6 तो दोनों में कॉमन था, ठीक है। डायरेक्ट आप यहाँ ही पे आप 2 का स्क्वायर कर देते और इसका 1 का स्क्वायर कर देते, तब भी आप डायरेक्ट इसका आंसर कर सकते हैं। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेटे पर ऑन कर, देखो आवाज नहीं आ रही मेरी। आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। टू नंबर आर इन द रेशियो ऑफ हेलो। 7:10। दो नंबर हैं हेलो। जिनकी वेल रेशियो दे रखा है 7:10। इफ द सम ऑफ द नंबर इज 119, डायरेक्ट आप नंबर को आप क्या लिख सकते हो, तो हमारे पास सर रेशियो है 7:10, बट इन दोनों का जो सम है, तो सम के लिए डायरेक्ट आप लिख सकते थे 7x + 10x इक्वल में 119। ठीक है, तो डायरेक्ट आप बोल सकते हो कि 17x = 119, तो x = 7। अब आपसे देखो पूछा क्या है, फाइंड द डिफरेंट नंबर। अच्छा ये देखो ये जहां पे डिफरेंट लिखा है ना, ये डिफरेंट नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे ये डिफरेंस होना चाहिए। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर, ठीक है, तो ये डिफरेंट कैंसिल करना, ये डिफरेंस होना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें आप देख लो कि अब आपके पास क्या है, एक नंबर आपका 10x है, दूसरा नंबर आपके पास क्या है 7x है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 3x। और x की वैल्यू कितनी है, 7। तो 3 × 7 कर दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 21। और ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ ये क्वेश्चन देखो आप, इन द गिवन फिगर ABCD इज अ रोम्बस, द वैल्यू ऑफ x इज। सबसे पहले अपने को रोम्बस की थोड़ी प्रॉपर्टीज के बारे में पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले ये समझो कि रोम्बस बनता कैसे है। तो स्क्वायर से देखो क्या बनता है, रोम्बस बनता है। अब स्क्वायर से अगर रोम्बस बनता है तो आप एक बात जानते हो कि आपके पास जो साइड होती है, सारी साइड आपस में क्या होती हैं, इक्वल रहती है। ठीक है, साइड तो सारी इक्वल है। अब अगर ये 40 है, दूसरा अपने को एक सबसे अच्छी बात पता है कि ये एंगल और ये सभी कौन सी डिग्री पे होती हैं, ये 90 डिग्री पे होता है। अब टोटल अगर आप फिगर ये देखो, आप इसको लेट कर लो कि ये ओ है, ए ओ बी वाले फिगर को देखो, तो अगर ये 40 है और ये 90 है, और टोटल ट्रायंगल कितना होता है 180, तो 90 + 40 कितना हो जाएगा, 130। और रिमाइंडर कितना बच जाएगा यहाँ पे, 50। तो इसका अल्टरनेट एंगल ये देखो, ये भी जो होगा वे क्या कितना हो जाएगा आपका
50 डिग्री हो जाएगा। तो आंसर डायरेक्ट आप कह सकते हो 50। मतलब अगर ये 40 है तो ये एंगल भी जो होगा ये भी कितना होगा आपका, 40 डिग्री होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 13। 13 में ये है कि इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन है सारे के सारे, तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, ओरली सॉल्व करना होगा। तो इसको मैं ओरली यहीं पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। देखो आप, जैसे ये x इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 3x, और ये 4 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये प्लस का 4। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। क्लियर हो गया। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है 7 - 4x, तो अगर इस माइनस वाले पार्ट को इधर लेकर के जाते हो तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 4x। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो डायरेक्ट आप बोल सकते हो कि x की वैल्यू जो आ जाएगी सर, ये 7/4 आ जाएगी। इसके बारे में देखो, x/2 -3 = 0 है, तो इसको आप डायरेक्ट कह सकते हो, ठीक है, कि इसकी जो वैल्यू आ जाएगी 6 आ जाएगा। ये है आपके पास 2x + 3x + 6, 2x से x माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा x, और ये जाएगा तो इधर कितना बच जाएगा आपके पास, तो ये इसकी जो x की वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी 3। अब इसके ऑप्शन आप मैच कर लो। फर्स्ट देखो किसके साथ जा रहा है, 6 आ रहा है, तो फर्स्ट, अच्छा एक सेकंड रुकना, 2x और ये 3x हो जाएगा ना, तो ये फर्स्ट का आंसर 3x होगा, तो ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 2 आ जाएगा। ये यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे तो ये x की वैल्यू जो आ जाएगी ये 2 हो जाएगी, क्योंकि ये x क्या था, माइनस था, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 2x और x कितना हो जाएगा 3x। अब 3x और ये 6, तो 3x = x = क्या आ जाएगा 2। अब इसके अकॉर्डिंग अगर सभी ऑप्शन को मैच करोगे तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। एक आंख देखो कहाँ पे मैच कर रहा है, सेकंड के साथ जा रहा है, ठीक है। बी किसके साथ जा रहा है, थर्ड वाले ऑप्शन के साथ जा रहा है। सी किसके साथ जा रहा है, सी फोर्थ वाले ऑप्शन के साथ, देखो 6 यहाँ पे है, और डी क्या है आपके पास, फर्स्ट के साथ जा रहा है, तो डी ऑप्शन पर, इससे फर्स्ट ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, ये आप कह लो कि ज्योमेट्री का सबसे पहला फंडामेंटल जो आप ज्योमेट्री में पढ़ते हो ना, ठीक है, ये उसी के कॉन्सेप्ट के बेस पे है। ठीक है, तो सभी लोगों ने अल्टरनेट एंगल्स पढ़ रखे हैं। ठीक है, आपको पता है कि कहीं भी अगर कोई डायरेक्ट लाइन पे कोई लाइन ऐसे इंटरसेक्ट करती है तो जो टोटल डिग्री होता है ये 180 होता है। ठीक है, तो इसमें देखो आप, ठीक है, डायरेक्ट अपने को ये एक्स की वैल्यू यहाँ पे इसने पूछ रखा है। तो अगर इस लाइन को अपन देखें, तो अगर इस लाइन को पूरा कंप्लीट करोगे तो ये 180 होगा, तो 120 तो ऑलरेडी दे रखा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास 60। अब आप ट्रायंगल को देखना, अब इसको एक काम करो, इसको लेट कर लो कि ये ए है, ये बी है, और ये अंदर वाले एंगल को बी लेट करना, और इधर सी लेट करना। ठीक है, अगर मैं ए बी सी को देखूं तो अगर ये 670 है तो ये क्या होगा 60, तो 60 तो ऑलरेडी है ही है, तो 70 और 60 कितना हो जाएगा 130, और अगर ये 130 है तो ये क्या होगा 50। और आपको पता है कि अगर ये 50 होगा तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 50 डिग्री, और डायरेक्ट इसका आंसर डी है, कोई दिक्कत नहीं। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 27 पे चलते हैं। 27 परसेंटेज से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, इफ द शुगर प्राइस इज इंक्रीज्ड बाई 25%, बाई हाउ मच परसेंट कंजप्शन शुड बी रिड्यूस द एक्सपेंस रिमेन सेम। अब देखो परसेंटेज में अगर आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ रखा होगा, ठीक है, प्राइस इंटू क्वांटिटी इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ठीक है, और दूसरा आपको ये बात पता है कि व्हेन एक्सपेंडिचर इज कांस्टेंट देन प्राइस एंड क्वांटिटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शन टू ईच अदर। ठीक है, ये बात सभी को कॉन्सेप्ट पता है। इसके बिहाफ पे आप ये देख रहे हो कि इसके प्राइस क्या हो गई है, इंक्रीज हो रखी है। तो अगर किसी आर्टिकल का प्राइस इंक्रीज हो रहा है, 25% का मीनिंग क्या होता है सभी को पता है, 25%, इसको 100 से डिवाइड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको 1/4, ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है। प्राइस इंक्रीज हो गया, इसका मतलब प्राइस पहले 4 था, अभी कितना हो गया 5। इसने बोल रखा है कंजप्शन दैट एक्सपेंस रिमेन सेम, एक्सपेंस को सेम रखना चाहता है। अब अगर एक्सपेंस सेम है तो क्वांटिटी क्या होगी, रिवर्स रेशियो में हो जाएगी, तो ये क्या होगा 5:4। अब देखो यही पूछा है, बाई हाउ मच परसेंट कंजप्शन शुड बी रिड्यूस, उसको कंजप्शन कितना रिड्यूस करना होगा। तो पहले कंजप्शन कितना था उसका 5, अभी कंजप्शन कितना है 4, कितना रिड्यूस करना है 1, किसके रिस्पेक्ट में ओल्ड के, तो 1/5 इंटू 100, तो ये डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 20%। इसी क्वेश्चन को अगर आप दूसरे मेथड से भी करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि सर हमारा पहले का एक्सपेंस जो था 100 था, और ये इंक्रीज हो गया 25, तो कितना हो गया ये 125। अब देखो जाहिर सी बात है, जितना कंजप्शन क्या प्राइस इंक्रीज हुआ उसी के रिस्पेक्ट में कम करना होगा, तो कितना रिस्पेक्ट आप चाहते हो उसको 100 पे लेकर आना, तो 25 रिड्यूस कर दो किसके रेस्पेक्ट में 125 के, तो 125 इंटू 100, यहाँ से भी आंसर आपका
20% आ जाएगा। बट इस कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे ये होता है कि इसके जितने क्वेश्चंस बनते हैं, इस टाइप के टोटल 3 क्वेश्चंस बनते हैं, 3 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, तो उन सभी क्वेश्चनों को आप इस वाले मेथड से सॉल्व कर सकते हो। इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि कभी अगर जैसे यहाँ तो वैल्यू 25% था तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर ये रेशियो वैल्यू 14:7% हो जाती है तो प्रॉब्लम होता है, फिर आपको इस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27। अब आपके आता है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, कह रहा है मोहन मदर इज 3 टाइम एज ओल्ड एज मोहन। मोहन की जो मदर है वो मोहन से क्या है, 3 टाइम्स ओल्ड है। ठीक है, तो चलो डायरेक्ट लिख लेते हैं कि भाई साहब मोहन की मदर जो होगी वो अगर 3x होगी तो मोहन कितना होगा, x होगा। कह रहा है आफ्टर 6 ईयर हिज मदर विल 2 टाइम्स एज ओल्ड एज ही विल बी देम। ठीक है, आफ्टर 6 ईयर, तो अब तो ऐसा तो होगा नहीं कि उसकी मदर का ही एज बढ़ेगा। जब एज इंक्रीज होगा तो दोनों का एज इंक्रीज होगा। इसका मतलब आप उसकी मदर के एज में भी 6 ऐड कर लो और इसमें भी क्या कर लो, आप 6 ऐड कर लो। ये मोहन की मदर का एज है और ये सिर्फ मोहन का एज है। ठीक है, इसके बाद ये हो क्या जा रहा है, मोहन की जो मदर का एज है वो डबल हो रहा है मोहन के रेस्पेक्ट में। तो एक तो प्रोसेस ये है कि इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, 1 की मल्टीप्लाई उधर करोगे तो उसमें तो कोई चेंजेस आएगा नहीं, ये 3x + 6 आ जाएगा, और इधर ये 2x + 12 आ जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं था। तो 2x से x इधर निकल जाएगा तो कितना आ जाएगा आपके पास x, और ये 6 इधर जाएगा तो 12 से 6 कर दोगे तो कितना आ जाएगा 6। तो ये जो x की वैल्यू आ जाएगी वो कितना आ जाएगा 6। हमने दो वैल्यू लेट किया था यहाँ पे, मोहन के मदर की एज और मोहन के हमने लेट किया था x, और मोहन के मदर की लेट किया था हमने 3x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6, तो मोहन की जो एज है वो कितनी आ गई 6। इनकेस अगर कोई बच्चा इसको दूसरे मेथड से भी करना चाहता है तो अलग अलग मेथड है, इनको भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जैसे ये 3:1 कर दिया, और यहाँ पे इनका दो बोथ साइड में क्या किया हुआ था, 6 6 इंक्रीज हुआ था, तो रेशियो, ठीक है, 6 6 और ये 2:1। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट का मेथड भी है, इससे भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बट छोटा सा क्वेश्चन तो ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, आप इस मेथड से ही सॉल्व कर लो, कोई इशू नहीं है। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल ऑफ 8 इज। ठीक है, तो सबसे पहले देखो नॉर्मल बच्चा जो होगा वो क्या कर रहा होगा इसके साथ, क्या कहता है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल ऑफ 8 इज। कि सर अब अगर कोई बच्चा 8 का मल्टीपल 8 टाइम का मीनिंग क्या है सर, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8 8 जा 64। अब इन सबके मल्टीपल को क्या करो, आप ऐड करो और उसके बाद 8 से डिवाइड कर दो। देखो बच्चा, इसमें तो करने में कोई दिक्कत नहीं है कि इस तरह से आप कर भी लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट सपोज कर लो आप अगेन इसको आपको क्या करना पड़ेगा, 8 से डिवाइड करना होगा। बट इसको करने में ये तो थोड़ा इजी था तो कर लेंगे आप, लेकिन इन केस कभी ऐसा आ जाए कि 13 का मल्टीपल एंड 13 टाइम्स आ जाए, फिर क्या होगा, फिर ना तो 13 का टेबल तुम्हें याद होगा और ना तो इसको तुम सॉल्व कर पाओगे। फिर ऐसे केस में आप डायरेक्ट एक काम कर सकते हो, ये दिख रहा है आपको, ठीक है, यहां से अगर मैं 8 पूरे उस ऊपर वाले इक्वेशन से 8 कॉमन ले लूं तो आपको क्या दिख जाएगा, सर 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 एंड +8 एंड डिवाइडेड बाई 8। अब 8 से 8 क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब आपको दिख रहा है क्या, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, आपको पता है कि एन टर्म को ऐड करने का डायरेक्ट जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, n+1/2। तो n की वैल्यू कितनी है 8, 8 × 9 हो जाएगा, 8 × 9 डिवाइडेड बाई 2। 2 से इसको सिंप्लीफाई कर दिया तो 4 9 जा 36, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। मतलब नेक्स्ट टाइम में आपके पास जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप ये पूरा मत करना, 13 टाइम्स तक का अगर हो कुछ भी हो XYZ, तो आप डायरेक्ट ये फार्मूला लगा के n+1/2 और सिंपली आंसर कर दोगे। ये पूरा प्रोसेस जो मैंने आपको करके दिखा, इसको करने की कोई जरूरत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 35 के बाद से, अगला क्वेश्चन है अपना 38। आपके पास एक क्वेश्चन है
38 कह रहा है रेक्टेंगुलर पेपर ऑफ विथ 8 सेंटीमीटर एंड लेंथ 22 सेंटीमीटर रोल्ड अलोंग इट विथ एंड अ सिलेंडर इज फॉर्म। कोई रेक्टेंगुलर शेप है। रेक्टेंगुलर शेप को मीनिंग देख लो यहाँ पे। सपोज कर लो कि ये आपके पास रेक्टेंगल है जिसकी ये साइड 22 है और इधर कितनी है 8 है। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अब इसी को आप प्रिपेयर कर दे रहे हो, क्या एक सिलेंडर बना दे रहे हो इसी से, इसको फोल्ड मोल्ड करके। ठीक है। अब इसमें आपका ये 8 क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, और ये 22 क्या हो जाएगा, इसका सरकमफ्रेंस। तो सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर होता है। 2 पाई आर। अच्छा देखो इसमें पूछा भी क्या है, ऑन द एबव इंटीमेशन सॉल्व द क्वेश्चन बिलो द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। अब आपको क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। सरकमफ्रेंस आपको पता है, ठीक है, कितना है आपका ये 22 है। तो सरकमफ्रेंस यहाँ पुट कर दो 22 इक्वल टू 2। पाई की वैल्यू आपके बारे में जानते ही हो आप, 22/7 होता है। और इनटू में आर जो आपको फाइंड करना था वो आपके पास है नहीं, तो 22 से 22 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको क्या, 7 इधर चला जाएगा, तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते थे 7 इक्वल टू 2 आर। तो आर की जो वैल्यू आ जाएगी उसे आप बोल सकते हो 7/2। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 39, ये अभी तक के पेपर का थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है। अ रेक्टेंगुलर पेपर ऑफ विथ 8 सेंटीमीटर एंड लेंथ 22 सेंटीमीटर रोल्ड अलोंग इट विथ एंड अ सिलेंडर इज फॉर्म। ठीक है, सेम उसी स्टेटमेंट को ऐड कर रहा है बट इसमें थोड़ा सा काम अलग कर रहा है। कह रहा है ऑन द एबव इंटीमेशन सॉल्व दिस क्वेश्चन गिवन बिलो इफ द आउटर सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज पॉइंटेड। पॉइंटेड लिखा हुआ है, पॉइंटेड नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे पेंटेड होना चाहिए। ठीक है, पेंटेड एट द रेट रुपी 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। अब देखो सबसे पहले आउटर सरफेस एरिया का अगर आपको फार्मूला पता है, ठीक है, रेडियस तो आपने पहले ही फाइंड कर रखा है। आर की जो वैल्यू थी हमने पहले ही फाइंड किया था, क्या है 7/2, वो तो यूज होगा ही यहाँ पे। ठीक है, बट यहाँ पे अब आपको आउटर सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और आउटर सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर एंड एच। ठीक है, तो 2 पाई की वैल्यू कितनी है 22/7। आर की वैल्यू आपने ऑलरेडी फाइंड कर रखा है 7/2, और एच ऑलरेडी आपके पास पहले ही उसमें मेंशन था, कितना है 8। तो ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल आ जाएगा, 22 × 8 कर दोगे तो ये 176 आ जाएगा। ये तो देखो क्या आया, आउटर सरफेस का एरिया आया, बट उसको पेंट किया जा रहा है 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर से, इसको पेंट किया जा रहा है 176 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो इसमें अब तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, 176 इंटू 0.5 की मल्टीप्लाई करोगे। कभी भी अगर 5 से मल्टीप्लाई करना हो किसी भी नंबर में तो उस नंबर को हाफ कर देना, तो डायरेक्ट इसका हाफ कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 88। अब देखो ऑप्शन में यहाँ पे 176 भी था, और जल्द से गलती करते अगर तुमने यहीं तक क्वेश्चन सॉल्व किया तो फिर आंसर तुम्हारा गलत होता और आंसर कितना आता, फिर ये आंसर आ जाएगा 88। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो इसको देख लो। कह रहा है अ रेक्टेंगुलर पेपर ऑफ विड्थ 8 सेंटीमीटर एंड लेंथ 22, ये ईएम नहीं होगा, ये सेंटीमीटर ही है। ठीक है, ठीक है, रोल्ड अलोंग विद द सिलेंडर, सेम बात कर रहा है। ऑन द एबव इंटीमेशन सॉल्व द क्वेश्चन बिलो द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब अपने को वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पता रहना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, आंसर में जो दे रखा है, ठीक है, कुछ में इसने पाई पाई भी ऑप्शन लगा रखा है। ठीक है, तो अपने को ये देखना होगा कि आंसर किस में आ रहा है, पाई में है या आंसर में पाई में नहीं है। तो एक बार चेक करते हैं, देखते हैं आंसर किस में हो सकता है। ठीक है, तो पाई की वैल्यू को अभी मत पुट करो, रहने दो एज इट इज। ठीक है, अगर नहीं मैच करेगा तो पाई को पुट किया जाएगा। आर स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है, आर की वैल्यू 7/2 है, तो इसी को 2 बार लिख लेना है। ठीक है, और एच की वैल्यू अपने को पहले से पता था कितना है 8 है, तो 2 2 जा 4, 4 से इसको कैंसिल कर दोगे तो 2 आ जाएगा। 7 × 7 49 × 2 98, तो आंसर इसका आ जाएगा 98 पाई सेंटीमीटर क्यूब
ये आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? अब गलती से तुमने अगर पाई की वैल्यू ना रखे और इसका आंसर किया तो ये आंसर क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा आपका। अब चलते हैं आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 47। 47 को देखो आप। फाइंड द वैल्यू ऑफ 25 का क्यूब प्लस माइनस ब्रैकेट में दे रखा है 29 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब। अब अगर किसी बच्चे को देखो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद है, ठीक है, ये फार्मूला आपको क्या होना चाहिए? पता रहना चाहिए, तभी आप इसको कंडीशन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, एक फार्मूला है आपके पास, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC इक्वल में होता है ए प्लस बी प्लस सी, और ब्रैकेट में आ जाएगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी। चलो इसको यहाँ छोड़ देता हूँ मैं, माइनस बी सी माइनस सी। इसी फॉर्मूले से एक फॉर्मूला डेराइव्ड होता है कि इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, देन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3ABC। तो देखो इसमें एक कंडीशन फुलफिल हो रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी क्या है? 0। यहाँ पे देखो अगर मेंशन करोगे तो ये 0 हो जा रहा है। तो डायरेक्ट आप ए क्यू बी क्यू और सी क्यू से डायरेक्ट ये इसे मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हो। क्योंकि अगर तुम वहां पेपर में बैठ जाओगे 25 का क्यूब, 29 का क्यूब, 4 के क्यूब, तो सॉल्व तो कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट अगर तुमको कॉन्सेप्ट पता होगा तो तुम देखो कितने ईजी तरीके से सॉल्व कर लोगे। 25 इंटू माइनस का ये 29 इंटू 4। अब देखो 25 एंड 4 की मल्टीप्लाई करोगे तो 100, और 100 में 3 की मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना हो जाएगा? 300, और 29 इंटू 300 तो माइनस का क्या आ जाएगा आपके पास आंसर? 8700। क्लियर हो गया? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 47 के बाद है क्वेश्चन आपका 48। लिखा हुआ है इफ द एरिया एंड द सम ऑफ पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम आर 48 सेंटीमीटर एंड 48 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। देखो ट्रेपेजियम के बारे में बात हो रहा है। ट्रेपेजियम का एरिया भी दे रखा है 48 सेंटीमीटर, एंड इसके पैरेलल साइड का जो सम है वो भी दे रखा है 48 सेंटीमीटर। देन द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। अब देखो जो उसका डिस्टेंस होता है, इसका मतलब है वो क्या जानना चाहता है आपसे? वो हाइट के बारे में जानना चाहता है। ठीक है, तो कुछ ट्रेपेजियम का फिगर जो होता है वो कुछ ऐसा होता है आपके पास। ठीक है, अब ये पैरेलल साइड हो गया और आपको ये हाइट पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखो ट्रेपीजियम का जो फॉर्मूला होता है आपका, ठीक है, एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइन इंटू एच। तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल लाइन कितना दे रखा है आपको? ऑलरेडी पहले से उसने, अच्छा इसमें एरिया भी मेंशन है तो एक काम कर लेना, इधर 48 भी मेंशन कर देना। ठीक है, सम ऑफ पैरेलल लाइन की वैल्यू भी दे रखा है कितना? 48, और इनटू में एच दे रखा है। तो 48 से 48 क्या हो जाएगा? कैंसिल, ये 2 इधर आ जाएगा, तो 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? एच। तो हाइट की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये टाइम एंड वर्क का एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इफ 36% कैन फिनिश 50% ऑफ वर्क इन 12 डेज, इन हाउ मेनी डेज 72% कैन फिनिश द कंप्लीट। इसको तो ओरली भी सॉल्व कर सकते थे ठीक है, कि 36% 50% वर्क कितने दिन में कर रहे हैं? 12 डेज में। तो 100% वर्क कितने दिन में कर देंगे? 24। ठीक है, तो उसका डबल कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। बट कुछ बच्चों के लिए चलो सॉल्व करके इसको दिखा ही देते हैं। ठीक है, कि 36% है दे रखा है, और ये 50% वर्क कर रहे हैं। ठीक है, कितने दिनों में? 12 डेज में। तो 100% वर्क कितने टाइम में कर देंगे ये लोग? 24 डेज में। ठीक है, तो डायरेक्ट अगर इसको देखोगे तो 36 इंटू 24, ये आ गया आपका टोटल वर्क। अब इसी वर्क को क्या करना है? 72% से कंप्लीट करना है। तो कितने दिन में करेंगे? तो कॉन्सेप्ट ही इस तरह से सॉल्व होना था, बस ये क्वेश्चन बहुत ईजी था। तो कितना हो जाएगा? 2, और 2 से इसको सिंप्लीफाई कर दोगे तो डी की जो वैल्यू आ जाएगी 12 आ जाएगी। क्लियर? ये आ जाएगा डी। अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 53। कह रहा है शॉपकीपर ऑफर डिस्काउंट 50% प्लस 50% ऑन ए शर्ट ऑफ MRP 2800। फाइंड द SP ऑफ द
सर ये सक्सेसिव डिस्काउंट का क्वेश्चन है। आपके पास किसी आर्टिकल की जो वैल्यू है, उसकी जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, एमआरपी है, वो 2800 है, ठीक है। तो आप अगर 2800 पे दो बार, सिंपली ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, तो 50-50% का आप अगर आप डिस्काउंट देते हो, तो 2800 पे 50% का डिस्काउंट दे दो तो आर्टिकल कितना हो जाएगा, 1400। एक बार अगेन 50% का अगर दे देते हो आप, तो आर्टिकल कितना हो जाएगा, 700। तो आर्टिकल कितने का हो जाएगा, ये 7 का है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, 53 के बाद 55 है। ये टाइम स्पीड डिस्टेंस का बिल्कुल बेसिक फार्मूले का क्वेश्चन है, जिसमें आपको पता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, ठीक है। अब आपके पास डिस्टेंस कितना है, 180 मीटर है, लॉन्ग क्रॉस अ पोल इन 9 सेकंड। एक बात ध्यान रखना हमेशा, जब भी कोई ट्रेन किसी मैन, ट्री, पोल या एवरीथिंग ऐसा किसी भी को भी क्रॉस करती है जिसकी कोई लेंथ नहीं होती है, जिसका मतलब ये होता है कि वो ट्रेन खुद को क्रॉस कर रही है, ठीक है, या खुद की लेंथ को क्रॉस कर रही है, ठीक है। तो इसका मतलब कि ट्रेन की लेंथ कितनी हो गई, 180। इसी को क्रॉस किया उसने 9 सेकंड में, ठीक है। तो आंसर जो आएगा ये मीटर पर सेकंड में आएगा। आंसर जो जो आपका देखो, डिस्टेंस अपॉन क्या किया आपने, टाइम किया, तो स्पीड तो मिल गया, बट स्पीड किस में आया, मीटर पर सेकंड में। बट जान अपने को चाहिए क्या था, किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर में छोटे से कहाँ जाना है, बड़े में जाना है। तो आप क्या करोगे, बड़े से मल्टीप्लाई करोगे। क्या करोगे आप, बड़े से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये आंसर जो आ रहा है मीटर पर सेकंड में आ रहा है, बट यहीं पे आप किलोमीटर पर आवर में इसको अगर चेंज करोगे तो बड़े के साथ इसकी कहाँ जा रहा है, छोटे में हो, और कहाँ जाना है, बड़े में, तो बड़े से मल्टीप्लाई करो। और बड़े का मीनिंग क्या होता है, 18/5। तो 5 से 18 कैन और 9 से 18 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 टाइम 5 से 180 को कैंसिल करोगे तो 36 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये 72 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा आंसर। तो ऑप्शन ये आपका करेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपने पास अगला क्वेश्चन है 57। ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इफ द कॉस्ट ऑफ 4 पेन एंड 6 नोटबुक इज 800, ठीक है, तो यहीं पैसे देख लो आप। 4 पेन प्लस 6 नोटबुक की जो कॉस्ट आ रही है वो कितनी है, 800 है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ एक काम कर लो, 2 कॉमन ले लो, ठीक है। जैसे ही 2 कॉमन लोगे तो आपके पास क्या दिख जाएगा, ये 2 पेन प्लस 3 नोटबुक, और ये कितना हो जाएगा, 800, ठीक है। 2 से इसको सिंप्लीफाई कर देना तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400, ठीक है। अब आप कह सकते हो कि 2p + 3n = 400। डन। तो अब देखो आपका इसी का पूछा ना, द कॉस्ट ऑफ 6 पेन एंड 9 नोटबुक। तो इन पूरे इस वाले पार्ट में क्या कर दो, 3 की मल्टीप्लाई कर दो। अब जैसे ही तुम इधर करोगे तो ये क्या बन जाएगा, एक 6p + 3 9 नोटबुक, और इक्वल में 4 3 = 1200, ठीक है। तो यहां से आपका आ जाएगा कि 6 पेन + 9 नोटबुक की जो वैल्यू आ जाएगी, कितने आ जाएगा, 1200। ऑप्शन बी करेक्ट। क्लियर हो गया। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 57 हो गया है। अब आपका क्वेश्चन नंबर होगा 58, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को देखो, इन अ पिगी बैंक द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन आर 5 टाइम्स द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन, ठीक है। तो इसमें देखो आप सबसे पहले समझना होगा कि एक आपके पास 25 पैसे का कॉइन है, और एक कॉइन क्या है, आपके पास 50 पैसे का कॉइन है, ठीक है। बट एक रेशियो दे रखा है, तो 25 पैसे कॉइन और 5 टाइम, ये जो कॉइन है ना ये 5 टाइम है, इसका मतलब ये 5x है, तो ये कितना है, x है, या सिंपली, ठीक है। अब देखो कितना हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ठीक। तो ये 5x है और ये x है, इसका मीनिंग आप सिंपली एक बात कह सकते हो कि सर ये अगर 1 होगा तो ये कितना होगा, 5। एक्चुअल में इफ देयर आर 120 कॉइन, कितने कॉइन है टोटल, 120 है, तो 5 और 1 ये क्या है आपके पास, कॉइन है ये, ठीक है। 5 + 1 कितना हो जाएगा, ये ऐड कर लो। तो टोटल आपके पास कॉइन कितने हैं, 6। एक्चुअल में कितने हैं, तो आप कहोगे टोटल 120 है, तो 6 यूनिट की जो वैल्यू है ये 120 है, तो 1 यूनिट की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 20। तो 20 में 5 की मल्टीप्लाई करो लोगे तो कितना हो जाएगा, 100। और इसमें मल्टीप्लाई करो लोगे तो कितना हो जाएगा, 100 आई 20।
क्लियर। अब आप एक बात देखो, इनको पैसे में कन्वर्ट करो या जैसे भी चाहो, कोई दिक्कत नहीं है। 100 में 25 की मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये टोटल अपने को पूछा क्या था, द अमाउंट इन द बैंक, वो बैंक में कितना पैसा है यही बात पूछ रहा है। तो आप 100 में 25 की मल्टीप्लाई कर लोगे आप, तो 25 इंटू 100 प्लस 50 की मल्टीप्लाई 20 में कर दो तो कितना आ जाएगा, 20 इंटू 50। ये जो भी वैल्यू आ रहा है किस में आ रहा है, पैसे में आ रहा है। तो ये कितना आ जाएगा, ये 2500 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। क्लियर। अब आपके पास टोटल कितना होगा, ये 3500। तो ये पैसे में है, बट आंसर जो दे रखा है वो किस में है, रुपीज में। तो इसको आपको 100 से क्या करना होगा, डिवाइड, तब भी आंसर आपका ये 35 क्लियर हो जाएगा। क्लियर। दूसरा मेथड ये भी था कि आप ये 0.25 को 100 से क्या कर लो, आप डिवाइड कर दो। ठीक है, तो 1 रुपीज में कितने आ जाएंगे, फिर उसी तरह से 0.50 को 10 से कर दो तब भी हो जाएगा। दोनों मेथड है, दोनों इजी है, उसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। क्लियर। चलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 58 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 62, 60 आएगा अभी तो। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 27 सेंटीमीटर क्यूब, देन द डायगोनल ऑफ क्यूब। अब देखो क्यूब के आपके पास क्या होने चाहिए, फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होता है आपका, ये होता है ए का क्यूब, जिसकी वैल्यू दे रखी है कितनी, 27। तो ए का क्यूब की जो वैल्यू है ये 27। तो यहां से आप जब क्यूब रूट कर दोगे इसको तो ए की वैल्यू आ जाएगी 3। इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि इसका डायगोनल का, तो डायगोनल का फार्मूला क्या होता है। अगर आप डायगोनल के क्यूब के डायगोनल के फार्मूले पे बात जाते हो आप, तो इसका फार्मूला होता है डायगोनल ऑफ क्यूब की अगर हम बात करते हैं तो ये होता है √3 ए। डन। अब ए की वैल्यू तो आपको मिल चुका है, ठीक है, तो इसमें पुट कर दो। तो 3√3 क्या हो जाएगा इसका आंसर, और ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 62 है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बट इसको देखते हैं अपन। देखो, सबसे पहले कह रहा है कि स्टडी द एडजॉइनिंग पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, द एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ ए बी एफ। तो चलो सबसे पहले ट्रायंगल देखते हैं कि कहाँ पे है ट्रायंगल। तो देखो ट्रायंगल ए इधर है, बी यहाँ पे है, देखो ये बी है इस पार्ट पे, ये पार्ट आपका बी है, और ये एफ जो है आपके पास यहाँ दिख रहा है एफ। डन। तो ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को बाहर ही निकाल देते हैं। तो कुछ ऐसा ट्रायंगल अपने को दिख रहा है। अब आप एक बात देख रहे हो कि इस ट्रायंगल पे जब हम ए बी एफ को देख रहे हैं तो यहाँ 90 डिग्री भी क्रिएट कर रहा है। ठीक है, कितना कर रहा है, 90 डिग्री भी क्रिएट कर रहा है। अब आपको सबसे पहले देखो बी और एफ के बारे में तो पता है, बी और एफ की जो लेंथ है वो दे रखी है कितनी, ये वाली लेंथ देखो ये कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है। तो ये बी आ गया और ये एफ आ गया, ठीक है, और ये ए है। डन। अब आप एक बात देख पा रहे हो, इस वाली लाइन को देखना है, यहां से इस लाइन को, ये अपना जो ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है ये ट्रायंगल है। आपको एक बात और पता है कि ए से जो सी के बीच का जो डिस्टेंस है वो देखो कितना दिखा रखा है, 25 मीटर दे रखा है, मतलब टोटल दे रखा है 25। और ए टू जी का जो लेंथ दे रखा है कितना है, ये 12 है। और यहां से आपको सी से जो बी का लेंथ दे रखा है वो टोटल ओवरऑल यहाँ पे कितना दिख रहा है अपने को, 7 दिख रहा है। ठीक है, तो और यहाँ पे एक चीज और अपने को पता चल रहा है, तो टोटल देखो यहाँ पे कितना है, 12 है। ठीक है, और ऊपर ओवरऑल कितना है, 25। तो अपने को अगर बी और जी के बीच का जो लेंथ मिल जाए तो अपना काम हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखो कि यहाँ पे कितना है, 7 है। ठीक है, और ऊपर कितना है, 12। तो 12 और 7 कितना हो जाएगा, 19। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू बच जा रहा है वो कितना हो जाएगा, ये 6। तो 12 ये है और इसके बीच का जो गैप आ जाएगा वो 6 हो जाएगा। क्लियर। क्योंकि आप ये देखो ए पहले देख लेना, ए जी की जो वैल्यू दे रखी है ये 12 दे रखी है। क्लियर। और उसके बाद से बी सी की जो वैल्यू है आपके पास वो 7 है। इन दोनों को जब ऐड कर लोगे तो आपके पास क्या बचेगा, जी एंड बी के बीच का गैप बच जाएगा और वो कितना हो जाएगा, 6। और ओवरऑल जब ए टू बी देखेंगे तो 12 ये और ये 6, तो कितना हो जाएगा, 18। डायरेक्ट इसमें फॉर्मूला लगा देना, हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस की वैल्यू कितनी है, 10 इंटू 18,
तो 2 से इसको सिंप्लीफाई कर दिया 5, 18 5 जा कितना आ जाएगा 90 मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा इसका आंसर। क्लियर है? अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर है 63। सेम क्वेश्चन के बारे में बात हो रहा है, बट यहाँ पे जो दे रखा है आपको अब इस बार क्या चाहिए, द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। मतलब इसी फिगर में अब आपको DGCE पहले पिक करो। तो आपको ये दिख रहा है कि ये है भाई साहब D, ये है भाई साहब G, और ये है आपके पास C, और ये दिख रहा है आपको E। यहाँ पे जो पैरेलल लाइन दिख रही है मुझे, वो एक तो देखो पैरेलल लाइन DG है, और दूसरी वाली जो हमारी पैरेलल लाइन है वो कितनी है, EC है। अब आपको सबसे पहले इसका फॉर्मूला याद रहना चाहिए। तो आपको पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइन इंटू एच। तो हाफ सम ऑफ पैरेलल लाइन क्या है भाई साहब, 15 + 5 20, और अपने को एच की वैल्यू चाहिए। एच का मतलब ये जी से लगा के आपको सी वाली वैल्यू चाहिए। तो देखो टोटल कितना है, 25 है, तो 12 तो दे रखा है A to G, तो कितना बच जाएगा आपका, 25 - 12 कर दो, तो इसका एच की जो वैल्यू वाली, ये वाली वैल्यू जो आ जाएगी, ये हो जाएगा 13। या फिर डायरेक्ट कह सकते हो कि सर हमने पहले ही क्वेश्चन में 6 फाइंड किया था, तो 7 + 6 13, दोनों इजी है, जैसा चाहो आप कर सकते हो। तो आ जाएगा 13, 2 से 10 को कैंसिल किया तो 10 × 13, आंसर कितना आ जाएगा 130 मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन कौन सा है, 64 है, शायद इसी से रिलेटेड वो भी क्वेश्चन है। अच्छा देखो हाँ, लेकिन ध्यान रख लेना है फिगर उसी का ही आपको यूज करना है, इसमें फिगर नहीं लगा हुआ है। तो आपको पहले देखो ट्रायंगल कौन सा पिक करके लेकर के आना है, आपको AFC ट्रायंगल लेकर के आना है। ठीक है, तो क्रिएट कर लेते हैं यहीं पे, शायद ये वाला ट्रायंगल है इसका। देखो यहाँ दिख रहा है A, इसी पे मैं कर दे रहा हूँ, आपको एरिया चाहिए ना, एरिया ऑफ AFC का। इसको देखना आप, यहां दिख रहा है आपको A, ये दिख रहा है आपको F, और ये दिख रहा है आपको C। तो आपको इस ट्रायंगल का पूरा चाहिए। तो देखो सबसे पहले आपको फार्मूला वही लगेगा, हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 25, टोटल का टोटल A to C की वैल्यू कितनी है 25, और हाइट कितना है अपने पास, ये 10 है आपके पास, ये जो आपका दिख रहा है ये हाइट है इसकी। तो हाफ इंटू 25 इंटू 10, तो 2 से आप सिंप्लीफाई कर देना इस 10 को, तो 5 आ जाएगा, और 25 × 5 कितना आ जाएगा 125। अब क्वेश्चन में देख लेते हैं आंसर, आपके पास दिख रहा है जो सी ऑप्शन है क्या है आपके पास, 125 मीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 66। ठीक है, अब आपके पास दिख रहा है परसेंटेज का ही क्वेश्चन है। परसेंटेज के देखो दो क्वेश्चन थे आपके पास, 60% ऑफ 80। देखो ऐसे क्वेश्चनों को पूरा सॉल्व नहीं करना होता है, ठीक है, मैं तो यहाँ लिख दे रहा हूँ आपको, बट अभी मैं आपको समझा रहा हूँ कि इसको कैसे विदाउट पेन एंड पेपर भी सॉल्व कर सकते हो। ये X% ऑफ 96 दिख रहा है, ठीक है। देखो पहला काम तो ये देखो X एंड 96 प्रोडक्ट है, तो दोनों मल्टीप्लाई में, इधर 60 और 80 भी प्रोडक्ट में है, ठीक है। तो ऑफ था इसमें बीच में, तो ये भी प्रोडक्ट में है, तो परसेंटेज जो है ना, ये दोनों परसेंटेज, इधर परसेंटेज क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब आपको दिख रहा है ये 60 × 80 = X × 96, ये 4800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये, 4800 = X × 96। तो अब आप देख पा रहे हो, तो अगर डायरेक्ट 96 से कैंसिल कर दोगे इसको, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा कैंसिल, और 96 से जब इसको कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा आपकी वैल्यू, जो एक्स की वैल्यू आ जाएगी ये 50 आ जाएगी। क्लियर हो जाएगा, डन। तो चलो आज का हमारा सेशन यहीं पे एंड होता है। आज हमने ओवरऑल टोटल 2022 में जितने क्वेश्चन क्वांट के आए थे, उन सभी क्वेश्चनों को आपके साथ डिस्कस किया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। इन केस कोई भी प्रॉब्लम होता है, किसी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट होता है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, जिससे मैं उस क्वेश्चन के एक बार दोबारा डिस्कस किया जा सके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर।